मिस्ट मेन लान का पंजा एल्डरसीओ पर टूट पड़ा, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वे अब अजेय हो चुके थे। मिस्ट मेन लान के पीछे हटने से पहले ही वे सभी उसे घेर चुके थे। क्रीपीसू ने तुरंत मैदान के बॉस पर यथासंभव अधिक से अधिक दुर्बल प्रभाव डाले। मम्मी, क्रीपीसू चिल्लाए। फिर मम्मी चीखी और उसके शरीर पर लिपटी पट्टियां अचानक चाबुक बन गईं, जिन्होंने मिस्टमेन लान को जकड़ लिया। मिस्टमेन लान ने धुंध में बदलने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि मम्मी के शरीर पर लिपटी पट्टियां साधारण पट्टियां नहीं थीं। मम्मी को ढकने वाली पट्टियां उसके भौतिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए बनाई गई थीं ताकि उसका शरीर अचानक बिखर न जाए। इन पट्टियों का एक दिलचस्प प्रभाव यह भी है कि जो भी प्राणी इन्हें छूता है, उसकी जादुई शक्ति कम हो जाती है। बाकी लोगों ने हमला कर दिया क्योंकि यही वह सही समय था जब वे उसे जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचा सकते थे। वूडू मैरी ने अचानक मिस्टमेन लान पर निशाना साधा और उसकी आत्मा को अपनी बनाई हुई वूडू गुड़िया से बांध दिया। ये वूडू गुड़िया मिस्टमेन लान द्वारा पुआल से बनाई गई गुड़िया जैसी दिखती थी। उसने तुरंत एक बड़ी सुई निकाली और उसे मिस्टमेन लान के एक पैर में चुभो दिया, जिससे मैदान का सरगना दर्द से चीख उठा। इसके बाद रॉबिन हुडी ने मिस्टमेन लान के पिछले पैरों पर निशाना साधा और नीली ज्वाला से बने तीरों की बौछार कर दी। जब तीर मैदान के मुखिया के पिछले पैरों पर लगे तो उन पर एक गहरा निशान दिखाई देने लगा। हर तीर जो इन गहरे निशानों पर लगता, उससे अधिक क्षति पहुंचती। डॉन क्विक्सोट क्रीपीसू का साथ नहीं छोड़ा क्योंकि अगर मिस्टमेन लान आजाद हो जाता तो उसके मालिक को निशाना बनाया जा सकता था। सोलिस्टिस भी निष्क्रिय नहीं बैठी क्योंकि अब विरोधी भी खून बहा सकता था, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह हाल ही में इस बात से परेशान थी कि उसके सामने आए शक्तिशाली विरोधियों को खून नहीं बहा, जबकि मिस्टमेन लान खून बहा सकता है। मैं तुम्हारे स्वादिष्ट रक्त का भरपूर उपयोग सुनिश्चित करूंगी, सोलिस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें गहरे लाल रंग से चमक रही थीं। उसने मिस्टमेन लान से रिसने वाले सारे खून को इकट्ठा करके एक भाला बना लिया। इतने खून से केवल भाला ही बनाया जा सकता था क्योंकि मैदान के मुखिया पर किए गए हमले ज्यादातर जादुई किस्म के थे। मिस्टमेन लान के पैरों को केवल मिस्टैल्स के तीरों ने ही भेदा था। जैसे ही सोलिस्टिस ने अपना रक्त भाला बनाना समाप्त किया, उसने उसे पकड़ लिया और ऐसे उछल पड़ी जैसे उसकी जान उसी पर निर्भर हो। उसने पलक भी नहीं झपकाए और रक्त के गोले को मिस्टमेन लान के बाएं पिछले पैर में घुसा दिया। रक्त का गोला सफलतापूर्वक पिछले पैर को भेद गया, जिससे मिस्टमेन लान दर्द से चीख उठा। मिस्टमेन लान अभी भी एक फील्ड बॉस है, जिसका मतलब है कि इसके पास अपने ऊपर होने वाले सभी हमलों को निष्क्रिय करने की क्षमता है। एक जोरदार दहाड़ के साथ इस पर असर डालने वाले सभी क्राउड कंट्रोल स्पेल और स्किल अचानक नष्ट हो जाते हैं। कोई शॉकवेव उत्पन्न न होने के कारण वे पीछे नहीं हटे, लेकिन फील्ड बॉस ने तुरंत अपने सबसे नजदीकी साथी मम्मी पर हमला कर दिया। मम्मी ने तुरंत हमले को रोकने के लिए पट्टियों से बनी एक अस्थायी ढाल बनाई, लेकिन यह महज एक छलावा था। मिस्टमेन लान अपनी जगह से गायब हो गया और सोलिस्टिस के पीछे प्रकट हो गया। सोलिस्टिस ने हमले को रोकने की कोशिश में पीछे मुड़ी, लेकिन अचानक उसे जोरदार थप्पड़ पड़ा। उस पर हुआ हमला देखने में तो साधारण लग सकता है, लेकिन उसमें 300 स्तर के फील्ड बॉस जितनी शक्ति थी। वह भी उसके पंजों में फंस गई, लेकिन उसके कपड़े नहीं फटे क्योंकि वे अंधेरे से बने थे। अगर फटे होते तो अब तक वह नग्न हो चुकी होती, क्योंकि मिस्टमेन लान के पंजे बेहद नुकीले होते हैं। सोलिस्टाइस पूरब की ओर उड़ गई और ऐसा नहीं लगा कि वह किसी चीज से टकराए हो, क्योंकि कोई धमाका सुनाई नहीं दिया। लेविन क्लाउड ने तुरंत कांटेदार लताओं का इस्तेमाल करके मिस्टमेन लान को फंसाने की कोशिश की, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही वह धुंध में बदल गई। ऐसा लगता है कि अब मैदान का सरगना फंसने से बेहद सावधान हो गया है। सब लोग एक दूसरे की पीठ सटा लो, लेविन क्लाउड चिल्लाया क्योंकि मिस्टमेन लान का हमला हमेशा पीछे से होता था। लेविन क्लाउड के आदेश देते ही वे सब एक जगह इकट्ठा हो गए और पीठ सटा ली। मिस्टमेन लान ने उन पर हमला नहीं किया, बल्कि उनसे 10 मीटर दूर प्रकट हुआ। ऐसा लगता है कि मिस्टमेन लान को हराना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि लगभग एक वयस्क मनुष्य के स्तर की है। जैसे ही उन्हें लगा कि अब दोनों के बीच घूरने की प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी, मिस्टमेन लान के पीछे से एक चीख सुनाई दी। सोलिस्टिस, जिसकी अब आधी ही सेहत बची है, 2 खून से सनी तलवारें लिए हुए है जो उसकी आम तलवारों से कहीं ज्यादा बारीकी से बनाई गई हैं। इन दोनों तलवारों को असल में ब्लड फैंग्स कहा जाता है और ये ऐसे खजाने हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ उसका पिशाच परिवार ही कर सकता है। यह एक अनूठा हथियार है जो पिशाच के भीतर समाहित हो सकता है, क्योंकि यह रक्त में परिवर्तित हो सकता है।
मिस्ट मेन लान ने सोलिस्टिस की युद्ध गर्जना सुनी, लेकिन वह विचलित नहीं हुआ। उसने सोलिस्टिस की दिशा में देखा, जिससे क्रीपीसू को मौका मिल गया। उसने तुरंत मम्मी को उसे एक बार फिर बांधने का आदेश दिया। मम्मी ने जमीन के नीचे से पट्टियां भेजी, क्योंकि अगर वह छुपकर ऐसा नहीं करती तो मिस्ट मेन लान को पता चल जाता। पट्टियां जमीन के नीचे से आई और मैदान का सरगना सचमुच चौंक गया। हालांकि पट्टियां उसे पकड़ने के लिए काफी तेज नहीं थी, क्योंकि फंसने से पहले ही वह तुरंत धुंध में बदल गया। अच्छा, समझ गया। तो इस तरह से यह कोहरे की मदद से चलता है। चलो कुछ करके देखता हूं। लेविन क्लाउड ने बड़बड़ाते हुए अचानक अपना ध्यान अपने आसपास के वातावरण पर केंद्रित किया। लेविन क्लाउड को ऐसा महसूस हुआ मानो वह अपने परिवेश के साथ एक हो गया हो, जैसे कि वह जिस हवा में सांस ले रहा हो वह भी धुंध ही हो। हाथ के एक धक्के से धुंध छट गई और अचानक एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। अच्छा, समझ गया। तो इस तरह से यह कोहरे की मदद से चलता है। चलो कुछ करके देखता हूं। लेविन क्लाउड ने बड़बड़ाते हुए अचानक अपना ध्यान अपने आसपास के वातावरण पर केंद्रित किया। लेविन क्लाउड को ऐसा महसूस हुआ मानो वह अपने परिवेश के साथ एक हो गया हो, जैसे कि वह जिस हवा में सांस ले रहा हो वह भी धुंध ही हो। हाथ के एक धक्के से धुंध छट गई और अचानक एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। लेविन क्लाउड ने उस स्थान से धुंध को हटाया जहां उसे लगा कि मिस्ट मेन लान का धुंध रूप मौजूद है। उसने पहले तो सटीक रूप से उस स्थान का पता नहीं लगाया, क्योंकि उसने केवल मैदान के मुखिया की पूंछ को छुआ था। वह कोई पागल राक्षस नहीं है जो हर चीज का सटीक अनुमान लगा सके और गलत निशाना लगने पर समय जादू से खुद को सुधार सके। वह मिस्ट मेन लान को प्रकट नहीं कर सका जो छिपा हुआ था, या यूं कहें कि धुंध में बदल गया था, लेकिन वे उसकी पूंछ देखने में कामयाब रहे। लेविन क्लाउड को बस मिस्ट मेन लान की अगली गतिविधियों का सटीक अनुमान लगाना है। फिलहाल उसके पक्ष में एकमात्र बात यह है कि धुंध के रूप में होने पर वे उस पर हमला नहीं कर सकते। काश उनके पास वो शक्तिशाली पिता पुत्री की जोड़ी होती, तो वे अपने आसपास की हर चीज को उड़ा सकते थे, जिससे मिस्ट मेन लान को भी भारी नुकसान पहुंचता। उनके समूह में ज्यादातर ऐसे पात्र हैं जो लंबे समय तक टिके रहते हैं और प्रति सेकंड क्षति पहुंचाते हैं। नेक्रोमेंसर अपने विरोधियों को जल्दी नष्ट करने के लिए प्रसिद्ध नहीं है, खासकर तब जब आसपास कोई मृत शरीर न हो। मैं तुमसे आह्वान करता हूं कि मेरे संघर्ष में मेरी सहायता करो और उन लोगों से बदला लो जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मरे हुओं उठो। क्रीपीसू ने मंत्र पढ़ा और उसकी मृत्यु ऊर्जा ने अचानक पूरे खंडहर हो चुके इलाके को घेर लिया। क्रीपीसू ने कई मरे हुओं को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी 80% शक्ति का इस्तेमाल कर लिया। जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ था और जिन्हें शांति नहीं मिल पाई थी, उनकी आत्माएं अचानक धरती से उठ उठीं। इन आत्माओं में कई धुंध के राक्षस शामिल थे जो प्रेत बन गए, जबकि धुंध के कल्पित बौने प्रेत बन गए। धुंध के बौने यह नहीं जानते कि उनके साथियों को नींद से जगाए जाने पर उन्हें सुकून मिलेगा या नहीं, लेकिन उन्हें क्रीपीसू का वह कथन याद आ गया। उसने कहा था कि वह केवल उन्हीं लोगों को मृतकों में से जीवित करता है जिनका कोई अधूरा काम या संघर्ष बाकी हो। ये जानकर कि उनके अपने साथियों को शांति नहीं मिल सकती, उनका दिल अचानक दुख से भर गया। चिंता मत करो, वह जिन मरे हुओं का इस्तेमाल करता है वे हर लड़ाई के बाद शुद्ध हो जाते हैं। तुम निश्चिंत रहो, इसके बाद उन्हें शाश्वत शांति मिलेगी। लेविन क्लाउड ने अपनी मृत्यु शक्ति को अधिकतम स्तर पर सक्रिय करते हुए कहा। जुड़वा देवताओं के महान दूत की महिमा के लिए। सभी मरे हुए लोग कोहरे की ओर बढ़ते हुए चिल्लाए। मैंने उन्हें बुलाया था, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वे आपका अधिक सम्मान करते हैं। क्रीपीसू ने धीरे से कहा, लेकिन उसका ये वास्तविक अर्थ नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि लेविन क्लाउड की उपस्थिति मात्र से ही जीवन और मृत्यु की ऊर्जा रखने वालों की शक्ति बढ़ सकती है। वह मूलतः जुड़वा देवताओं के गिरजाघर का एक जीवित संत है, इसलिए जुड़वा देवताओं की आराधना करने वाले सभी लोग उसके निकट रहने मात्र से अपार शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। क्रीपीसू द्वारा पुनर्जीवित किए गए सभी मरे हुए प्राणी लेविन क्लाउड की उपस्थिति से सशक्त होकर मिस्ट मेन लान के स्थान की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि वे उसकी जीवन शक्ति को महसूस कर सकते हैं। अमर प्राणी जीवित प्राणियों को देखने के लिए अपनी दृष्टि का उपयोग नहीं करते, बल्कि उनकी आत्माओं का उपयोग करके अपना स्थान निर्धारित करते हैं। क्रीपीसू द्वारा बुलाए गए अमर प्राणियों को उसकी उपस्थिति के कारण विशेष शक्ति प्राप्त हुई। यदि इक्विनॉक्स और लेविन क्लाउड दोनों क्रीपीसू के साथ एक ही दल में हो, तो उन अमर प्राणियों की शक्ति दोगुनी हो जाती है। मिस्ट मेन लान धुंध के रूप में भी देख सकता था, लेकिन हमला नहीं कर सकता था। धुंध के रूप में हमला करने का उसके पास कोई तरीका नहीं था, इसलिए हमला करने की जरूरत पड़ने पर वह अक्सर अपने भौतिक रूप में लौट आता था।
मिस्ट मेन लान बार बार धुंध में परिवर्तित भी नहीं हो सकता था क्योंकि इस रूप में परिवर्तित होने में ही बहुत अधिक मानव ऊर्जा खर्च हो जाती थी, लेकिन इसका एक और कारण भी है। मिस्टी फॉरेस्ट में छाई धुंध सामान्य नहीं है और मिस्टी मेन लान सबसे गहरे हिस्सों से भाग निकला है क्योंकि वहां की धुंध दूषित हो गई है। एक अज्ञात प्राणी ने मिस्टी फॉरेस्ट के सबसे गहरे हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और दूषित धुंध से संक्रमित लोगों को मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। लगभग उसके सभी रिश्तेदार इस अज्ञात प्राणी का शिकार हो गए, लेकिन वह बच निकलने में कामयाब रहा। मिस्ट मेन लान ने सोचा कि वह इस भूमि पर सभी प्राणियों को मारकर इसे अपना नया क्षेत्र घोषित कर देगा, लेकिन अब कुछ मानवाकार प्राणी उस पर हमला कर रहे हैं। मिस्ट मेन लान को सबसे ज्यादा हारना नापसंद है क्योंकि उसका स्वाभिमान बहुत ऊंचा है। मिस्ट मेन लान जानता था कि इस रफ्तार से तो उसे अपने इलाके से खदेड़ दिया जाएगा, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसका स्वाभिमान इतना ऊंचा था कि वह दम दबाकर भाग नहीं सकता था, इसीलिए उसने अपने शक्तिशाली हमले का इस्तेमाल किया। मिस्ट मेन लान अचानक उनके सामने प्रकट हुआ और पूरे इलाके की धुंध को सोखकर उसे पूरी तरह साफ कर दिया। सब लोग, हो सके तो पेड़ों में छिप जाओ, यह अपना मिस्ट मेन लान रोड सक्रिय करने वाला है। एल्डर सीईओ चिल्लाई क्योंकि वह जानती थी कि यह हमला बहुत शक्तिशाली है। चेतावनी बहुत देर से आई, या कहें कि मिस्ट मेन लान का हमला बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि पूरे इलाके में एक जोरदार दहाड़ गूंज उठी। सोलस्टिस के पास अपने जीवन रक्षक कौशल का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे उसका शरीर रक्त की धुंध में बदल जाता है। उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन उसका रक्त की धुंध से बना शरीर चारों ओर इस हद तक बिखर गया कि उसे सामान्य होने में 10 मिनट लग गए। क्रीपीसू ने तुरंत मम्मी को आदेश दिया कि वह उनके साथ आए 2 मिस टेल्स को पकड़ ले। वह उनके वाहन भी लेना चाहता था, लेकिन वे मम्मी के लिए बहुत भारी थे। फिर उसने सभी बुलाए गए अनडेड को आदेश दिया कि वे उनके लिए हमले को रोकें। वे प्रेत आत्माएं, जो कि मृत कोहरे के कल्पित बौने हैं, ने सहर्ष आदेश स्वीकार कर लिया क्योंकि वे परलोक में जाने से पहले अपने जीवित भाइयों के एक बार फिर सेवा करना चाहते थे। मृत आत्माएं भावनाएं प्रकट नहीं करती, लेकिन प्रेतों को अपने प्राणों का बलिदान देते हुए मुस्कुराते हुए देखा जा सकता था। वे प्रसन्नतापूर्वक परलोक में गए क्योंकि वे अपने एक साथी की जान बचा सके और इस बात से प्रसन्न थे कि उनके वंशज अभी भी जीवित हैं। एल्डर सीईओ इतनी भाग्यशाली नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एक पेड़ के पीछे शरण ली थी, लेकिन वह पेड़ उन्हें पूरी तरह से बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। लेविन क्लाउड के पास कोई और विकल्प नहीं था और उन्होंने अपने शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि वह एनपीसी की जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। एल्डर सीईओ ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं जो गुप्त क्षेत्र का द्वार खोल सकती है, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। गार्जियन, एल्डर सीईओ ने इस दृश्य को दोबारा देखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा। उन्होंने ये जाना पहचाना दृश्य पहले भी देखा था और तब वे सिर्फ एक बच्ची थी। सीईओ, आप में अपने सभी लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता है, इसलिए आपको यहां हार नहीं माननी चाहिए। आपको जितनी जल्दी हो सके बस्ती से निकल जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो जंगल के बिल्कुल बाहरी इलाके में चले जाना चाहिए। आप सभी को फिर से मजबूत होने के लिए पुनर्निर्माण करना होगा। धुंध भरे जंगल की रक्षक ने युवा सीईओ को राक्षसों की लहर के हमलों से बचाने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करते हुए कहा। मैं वादा करती हूँ, युवा सीईओ ने जवाब दिया, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि वह कभी भी संरक्षक की अवज्ञा न करे। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ धुंध भरे जंगल के संरक्षक ने सीईओ को उसकी छोटी बिल्ली के साथ विदा कर दिया। युवा सीईओ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, भले ही उसने संरक्षक की दर्द भरी चीखें सुनी, क्योंकि संरक्षक के आत्मा बलिदान के समय जीवित न रहना उसका अपमान होता। मिस्ट मेन लान की दहाड़ समाप्त हुई और पूरा इलाका तबाह हो गया। बुलाए गए सभी मरे हुए प्राणी नष्ट हो गए, जबकि 2 मिस्ट एल्व्स के वाहन गंभीर हालत में हैं। सोलस्टिस खून के धुंध में बिखर गई और अपने भौतिक रूप में वापस आने में समय ले रही है। लेविन क्लाउड ने एल्डर सीईओ और उसके मिस्ट पैंथर पर हो रहे हमले को रोकते हुए अपनी जान गंवा दी। एल्डर सीईओ के भीतर कुछ जागृत होने से अचानक ही उनमें शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। एक अन्य संरक्षक द्वारा उनके लिए अपने प्राणों का बलिदान देने की भावना अब और दबाई नहीं जा सकी। आसपास की धुंध भी कांप उठी और मिस्ट मेन लान में भी भय के लक्षण दिखाई देने लगे। ये सब मेरी गलती है। काश मैं इतनी ताकतवर या इतनी ज्ञानी होती तो किसी को भी मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करने की जरूरत नहीं पड़ती। एल्डर सीईओ ने कहा, उनके भीतर कुछ जागृत हो गया था। एल्डर सीईओ ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और अचानक उनकी हथेली पर धुंध जमा होने लगी।
संघनित धुंध अचानक एक हल्के भूरे रंग के धनुष में बदल गई जो प्रेतवादित प्रतीत हो रही थी। एल्डर सेओ के माथे पर एक क्रिस्टल भी प्रकट हुआ क्योंकि अब वे उस क्षेत्र की धुंध का उपयोग कर सकती थी। एल्डर मिस्ट एल्फ सीईओ ने अपनी क्षणभंगुर विशेषता को जागृत कर लिया है। सूचना ने उन्हें बताया कि उनके सामने मौजूद एनपीसी जागृति का अनुभव कर रहा है। आप कह सकते हैं कि विशेष एनपीसी में अक्सर यह एक ऐसी विशेषता होती है जो उन्हें परिभाषित करती है। यह एक शक्तिशाली तंत्र है जो उन्हें अन्य एनपीसी की तुलना में अद्वितीय या विशिष्ट बनाता है। तीनों डेमोस एल्डर्स इसी श्रेणी में आते हैं, यही कारण है कि उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली एनपीसी भी उनसे भयभीत रहते हैं। जैसे ही एल्डर सेओ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उनके चारों ओर की धुंध कांप उठी और एक प्रेतवादित धनुष का रूप धारण कर लिया जिससे एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी। एल्डर सेओ का रूप भी बदल गया, मानो उनके शिकार के वस्त्रों पर भी धुंध का कुछ अंश समा गया हो। उसके मिस्ट पैंथर के शरीर में भी बदलाव आए और उसकी ऊंचाई 3 मीटर तक बढ़ गई। उसके ऊपरी नुकीले दांत भी बड़े और अधिक भयावह दांतों में बदल गए। अब वह मिस्ट पैंथर नहीं, बल्कि मिस्ट सेबरटूथ बन गया है। यहां तक कि मिस्ट मेन लान भी उसके सामने कांप उठा क्योंकि वह बिल्ली परिवार का एक और भी शक्तिशाली राक्षस बन गया था। एल्डर सीईओ ने धनुष को ऐसे पकड़ा जैसे उसका कोई भौतिक रूप हो, जबकि वह स्वयं धुंध से बना था। उसने अपने हाथों से धनुष को खींचा और शुद्ध माना से बना एक तीर प्रकट हुआ। धुंध के अयाल वाले शेर को तुरंत अपनी जान का खतरा महसूस हुआ और वह अपने धुंध के रूप में भागने लगा। एल्डर सीईओ के चेहरे पर कोई संदेह नहीं था। उन्होंने शांत भाव से धनुष छोड़ा। उन्होंने तीर छोड़ा और वह कोहरे के आवरण को ऐसे भेद गया मानो उसका ही हिस्सा हो। अचानक दूर से एक तेज चीख सुनाई दी और मिस्ट मेन लान का शरीर एक बार फिर प्रकट हो गया। उसके 2 पैरों में छेद दिखाई दे रहे थे और उनसे ताज़ा खून बह रहा था। एल्डर सीईओ द्वारा छोड़े गए तीर ने मिस्ट मेन लान की मजबूत सुरक्षा को आसानी से भेद दिया। मैदान का सरगना दर्द से कराह रहा था क्योंकि यह तीर कोई साधारण तीर नहीं था, बल्कि इससे घायल होने वाले किसी भी व्यक्ति की उपचार क्षमता भी खत्म हो जाती थी। एल्डर सीईओ से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी क्योंकि अब वह लगभग पौराणिक स्तर की एनपीसी बन चुकी थी। वह एक जागृत पौराणिक स्तर की एनपीसी बन गई थी, जिसका अर्थ है कि वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक बन गई थी। ऐसा लगता है कि उस समय मिस्टेल्स के दिवंगत संरक्षक को उनकी क्षमता का ज्ञान था, इसलिए उनकी इतनी सुरक्षा की गई थी। एक संरक्षक की हत्या करने का यही तुम्हारा दंड है, एल्डर सेओ ने शक्ति से भरी आवाज में कहा। मैं अभी मरी नहीं हूं। उसके पीछे से एक आवाज आई जिससे एल्डर सीईओ का दिल नर्म पड़ गया। जब लेविन क्लाउड ने एल्डर सीईओ के हमले को रोका, तो उसे पहले से ही अपनी मृत्यु की आशंका थी और उसने अपनी उस क्षमता का उपयोग किया जिससे वह लताओं में परिवर्तित होकर मृत्यु से बच सकता था। ये लताएं उसके आसपास के क्षेत्र में फैल जाएंगी जिससे उसका शरीर फिर से बन जाएगा। ये क्षमता तभी सक्रिय हो सकती है जब उसका शरीर अक्षुण्ण हो, अन्यथा पूर्ण पुनर्जीवन क्षमता सक्रिय हो जाएगी। मिस्ट मेन लान रोर एक ध्वनि आधारित हमला है जो अपने संपर्क में आने वाली हर चीज को टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेविन क्लाउड के साथ भी यही हुआ, उसका शरीर सचमुच टुकड़ों में बिखर गया। इसके कारण उसके शरीर को बनाने के लिए आवश्यक कई लताएं जो एक दूसरे के करीब होनी चाहिए थीं, एक दूसरे से बहुत दूर उड़ गईं। उसे अपना पूरा शरीर वापस पाने में काफी समय लगा, ठीक वैसे ही जैसे सोल्स्टिस को, जो अभी अभी पुनः प्रकट हुआ है। आदरणीय संरक्षक, आप जीवित हैं। मैं दोनों देवताओं का धन्यवाद करती हूँ, एल्डर सीईओ ने कहा और उनकी तीखी आभा थोड़ी कम हो गई। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे आपको अपनी क्षमता के बारे में बता देना चाहिए था, लेकिन लगता है कि इससे आप और भी शक्तिशाली हो गए हैं, लेविन क्लाउड ने कहा, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि एल्डर सेओ अचानक अल्फहेम के एल्डर ड्राग्स और एल्डर लेशी के बराबर हो गए थे। ओह, क्या आप पहले मिस्ट रैम्स का इलाज कर सकते हैं? उनकी हालत गंभीर है, क्रीपीसू ने अचानक कहा और मृत्यु के कगार पर खड़े 2 मिस्ट रैम्स की ओर इशारा किया। तुरंत, कृपया मिस्ट मेन लान को मार डालो। ये पहले से ही घायल है। इसे खत्म करने का यही सही समय है। लेविन क्लाउड ने मिस्ट रैम्स पर एक व्यापक उपचार मंत्र और 2 शक्तिशाली एकल उपचार मंत्रों का प्रयोग करते हुए कहा। फिर समूह ने अपना ध्यान मिस्ट मेन लान की ओर मोड़ा क्योंकि वे उसे खत्म करना चाहते थे, लेकिन अचानक एक तेज धड़कन सुनाई दी। ये धड़कन वास्तव में मिस्ट मेन लान के भीतर से आ रही थी, क्योंकि उसने अपने अंदर दबी हुई शक्ति को सक्रिय कर दिया था। उन सभी को अचानक मिस्ट मेन लान से कुछ बहुत ही परिचित सा महसूस हुआ। लेविन क्लाउड, सोलस्टिस और क्रीपीसू को इस प्रकार की ऊर्जा बहुत जानी पहचानी लगती है क्योंकि वे पहले भी इसका सामना कर चुके हैं।
एक घृणित प्रकार की ऊर्जा जो अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को भ्रष्ट कर देती है। एक ऐसी ऊर्जा जो केवल जीवन के बिल्कुल विपरीत से ही आ सकती है। इसमें एक अंधकार में देवता जैसी ही ऊर्जा है। सोलिस्टिस ने सबको दूरी बनाए रखने की चेतावनी देते हुए कहा, अगर वे शरीर के करीब हों तो उनमें भी संक्रमण हो सकता है। धुंधले अयाल वाले शेर का शरीर अचानक विकृत होने लगा क्योंकि ऊर्जा उसके शरीर को अंदर से खाकर उसे रूपांतरित करने लगी थी। धुंधले अयाल वाले शेर का हल्का भूरा शरीर गहरा होने लगा और उसके शरीर से अचानक कई सुनहरी मेढक जैसी आंखें निकलने लगीं। एल्डर सीईओ को तुरंत ही कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया, इसलिए उन्होंने मिस्टमेन लान की ओर कई तीर चलाए। तीर उसके शरीर में घुस गए, लेकिन मिस्टमेन लान से लाल खून नहीं बल्कि काले रंग का तेल जैसा तीखी गंध वाला खून बहने लगा। काला खून जमीन पर टपका और तुरंत पिघल गया। जहरीला खून, भला क्या गलत हो सकता है? क्रीपीसू ने कहा और कई घातक मंत्रों का जाप किया, लेकिन वे सभी अचानक एक अदृश्य शक्ति द्वारा अवरुद्ध हो गए। राक्षस का नाम भ्रष्ट धुंध वाला शेर। मैदानी बॉस। स्तर पौराणिक। स्तर 300। HP 32% 100%। सांसद 44% 100%। विवरण: धुंध भरे जंगल का एक शक्तिशाली राक्षस जिसे उसके पिछले निवास स्थान से खदेड़ दिया गया है और उसने दूसरे पर कब्जा कर लिया है। यह आक्रमण करने में बेहद शक्तिशाली है क्योंकि इसमें भौतिक और धुंध के रूप में बदलने की क्षमता है। यह एक खूंखार राक्षस है जो अपने शिकार को मार डालने तक नहीं रुकता। जिस धुंध ने इससे संक्रमित किया था, उसने अब इसके कमजोर शरीर पर कब्जा कर लिया है और यह अब एक साधारण मिस्टमेन लान नहीं रहा। यह दूषित धुंध से संक्रमित हो गया है और इसका शरीर अब सामान्य नहीं रहा। यदि कोई जीव दूषित धुंध के पौधे के पास नहीं है तो यह उसे नष्ट कर देगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है और इसका स्तर भी बढ़ गया है। क्या आसपास कोई अंधकार में देवता है? क्रीपीसू ने पूछा। यहाँ आने से पहले ही ये किसी अंधकार में देवता से दूषित हो चुका था। ये केवल इसलिए सक्रिय हुआ क्योंकि हमने इसे कुछ हद तक कमजोर कर दिया था। जिस मिस्टमेन लान से हमने पहले लड़ाई की थी वह अब नहीं रहा। अब बस एक ऐसा राक्षस बचा है जो अंधकार में देवता की ऊर्जा से दूषित हो चुका है। लेविन क्लाउड ने कहा, कोई बात नहीं, ये लगभग मर ही चुका है। हमें बस इसे खत्म करना है। सोलिस्टिस ने आगे बढ़ते हुए कहा। सोलिस्टाइस ने मिस्टमेन लान के दूषित होने से पहले टपके खून को उठाया और उसका इस्तेमाल अपने हमलों को शक्ति देने के लिए किया। उसकी शुद्ध सफेद तलवारें लाल आभा से ढक गईं क्योंकि उसके हमले और भी शक्तिशाली हो गए थे। वह आसानी से दूषित मिस्टमेन लान के करीब पहुंच गई, या यूं कहें कि दूषित मिस्टमेन लान ने उसे करीब आने दिया। जैसे ही सोलिस्टिस भ्रष्ट धुंध वाले शेर के करीब पहुंची, उसके शरीर पर मौजूद सुनहरी मेढक जैसी आंखें अचानक फट गईं। फटी हुई सुनहरी मेढक जैसी आंखों से गैसीय धुआं निकला जिसने सोलिस्टिस को तुरंत नुकसान पहुंचाया। ऐसा लगा जैसे उस पर तेजाब के रूप में गैस छिड़की गई हो। सोलिस्टाइस ने तुरंत अपने पैरों पर जोर लगाकर जमीन पर लात मारी। इस क्रिया से वह अम्लीय धुएं के क्षेत्र से बाहर निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन उसकी त्वचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। पिशाचों की असाधारण रूप से तेज स्वास्थ्य पुनर्जनन क्षमता होने के बावजूद उसकी स्वयं की पुनर्जनन क्षमता भी धीमी हो गई थी। शुद्धिकरण, जीवन हील। पीछे हटते ही लेविन क्लाउड ने सोलिस्टिस पर तुरंत 2 मंत्रों का प्रयोग किया। धुंध से बाहर निकलते ही वह स्पष्ट रूप से विष से ग्रसित थी और लेविन क्लाउड ने उसकी काफी हद तक खोई हुई सेहत को ठीक कर दिया। ये स्पष्ट है कि उनका प्रतिद्वंदी अब वह राक्षस नहीं रहा जिससे वे पहले लड़ रहे थे। भ्रष्ट धुंध से सजे शेर ने अचानक एक बार फिर भारी मात्रा में धुंध को अपने अंदर खींच लिया। इस बार उसने दहाड़ नहीं मारी, लेकिन उसके शरीर पर मौजूद सुनहरी मेढक जैसी आंखें अचानक बाहर निकल आईं। इस बार समूह अधिक तैयार था क्योंकि लेविन क्लाउड ने कंटीली झाड़ियों का एक कवच बना दिया था जिसने उनकी रक्षा की। एल्डर सीईओ पहले से अलग हो गई थी क्योंकि अब वह धुंध का उपयोग करके कंटीली झाड़ियों के चारों ओर एक पतली सुरक्षात्मक परत बना सकती थी। फिर सोलिस्टिस ने अपनी उंगली में सुई चुभाई और उसे कंटीली लताओं पर गिरा दिया, जिससे वे अचानक लाल रोशनी से चमक उठीं। उसने अपने रक्त से कंटीली झाड़ियों की सुरक्षा को मजबूत कर दिया। क्रीपीसू ने बोन बैरियर का प्रयोग करते हुए स्थिर नहीं रहा और मम्मी से पट्टियों के साथ कंटीली झाड़ियों की ढाल को और मजबूत करवाया। भ्रष्ट मिस्टमेन लान ने अपने हमलों के लिए ऊर्जा संचय पूरा किया और उसकी असंख्य सुनहरी मेढक जैसी आंखों से गहरे प्रकाश की किरणें निकलीं। किरणें किसी एक दिशा में नहीं मुड़ी क्योंकि भ्रष्ट धुंध वाले शेर का शरीर केवल एक ही दिशा में नहीं है।
ये भी कहा जा सकता है कि भ्रष्ट धुंध वाला शेर अभी तक अपने नए शरीर के अभ्यस्त नहीं हुआ है, इसलिए वह इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। प्रकाश की किरणें एक दिशा में नहीं दागी गईं, फिर भी वे इतनी शक्तिशाली थीं कि उनके द्वारा बनाए गए सुरक्षा तंत्र को ध्वस्त कर दिया। प्रकाश की किरणों ने उनकी सुरक्षा की दोनों परतों को आसानी से भेद दिया। यहां तक कि मजबूत ब्राह्मण शील्ड भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें कोई चोट नहीं आई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर हमने इसे अभी नहीं मारा तो यह और भी शक्तिशाली हो जाएगा, क्रीपी सू ने कहा, लेकिन सोलस्टिस और लेविन क्लाउड ने उसे घूर कर देखा। उसके शब्द ठीक वही थे जो लोग स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही भ्रष्ट धुंध वाले शेर के शरीर को ढंकने वाली काली ऊर्जा एक बार फिर रूपांतरित होने लगी, धड़कते दिल की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। क्रीपी सू का मुंह तब बंद हो गया जब उसे एहसास हुआ कि उसने उन पर विनाश की कामना की है, लेकिन उसे इसकी भरपाई करनी ही होगी। क्रीपी सू ने तुरंत बैरन समेडी से अपने ऊपर कब्जा करने और उसे अपना अवतार बनाने का आह्वान किया। क्रीपी सू का रूप बदल गया और उसके चोगे की जगह एक शानदार सूट और एक आकर्षक टोपी आ गई। उसने एक बार फिर मृतकों की शक्तियों का आह्वान किया, लेकिन इस बार उनका उपयोग उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किया। सभी की शक्ति बढ़ गई, लेकिन मिस्ट एल्व्स और भी अधिक शक्तिशाली हो गए क्योंकि उनके पूर्वजों की आत्माएं उनमें निवास करती थीं। वे अपने पूर्वजों द्वारा प्रदत्त गर्माहट को महसूस कर सकते थे। यही कारण था कि वे भ्रष्ट मिस्टमेन लान को हराने के लिए और भी दृढ़ संकल्पित हो गए। एल्डर सीईओ तुरंत अपने मिस्ट सेबरटूथ घोड़े पर सवार होकर भ्रष्ट मिस्टमेन लान के चारों ओर घूमी। उसने उस जानवर पर कई तीर चलाए और सुनिश्चित किया कि उसके शरीर पर मौजूद हर सुनहरी मेढक की आंख पर तीर लगे। हर फोड़ने वाली सुनहरी मेढक की आंख से हरा मवाद निकलता था जो मैदान के सरगना के खून से भी कहीं ज्यादा तेजी से जमीन को पिघला देता था। जंगल के रक्षक, लेविन क्लाउड ने कहा, और उसका शरीर रूपांतरित होने लगा। खून की रानी, सोलस्टिस चिल्लाए और उसकी दोनों तलवारें जमीन पर गिर गईं और उसके पैरों के नीचे खून का एक बड़ा तालाब बन गईं। नए संकल्प के साथ और अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करते हुए वे भ्रष्ट मिस्टमेन लान को और अधिक शक्तिशाली होने से पहले ही नष्ट करने की योजना बनाते हैं। तीनों खिलाड़ियों ने तुरंत उन कौशलों को सक्रिय कर दिया जो युद्ध का रुख उनके पक्ष में मोड़ सकते थे। प्रतिद्वंद्वी के पास अब ऐसी नई क्षमताएं आ गई हैं जिनसे उसके पास जाना लगभग नामुमकिन हो गया है। शारीरिक हमले, जो उसे नुकसान पहुंचाने का एकमात्र तरीका थे, अब लगभग अप्रचलित हो गए हैं क्योंकि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए अब केवल दूर से किए जाने वाले जादुई हमलों का ही सहारा लेना पड़ता है। एल्डर सेव के जादुई हमलों ने भ्रष्ट धुंध वाले शेर को भारी क्षति पहुंचाई। उसके शरीर पर लगे तीरों ने उन अंगों को भेद दिया जिनसे अम्लीय गैस निकलती थी। सुनहरे मेढक की आंखों से निकला मवाद अम्लीय रक्त में बदल गया जिसने आसानी से जमीन को कम से कम 1 फुट तक पिघला दिया। ब्लड क्वीन संक्रांति के समय से ही सक्रिय है, लेकिन वह सुनहरे मेढक की आंखों से निकले रक्त को नियंत्रित करने में असमर्थ है। ये रक्त तो है, लेकिन सामान्य रक्त नहीं, क्योंकि यह एक भ्रष्ट प्राणी के शरीर से निकला है। उसने उस समय भी कोशिश की थी जब बेचेहरा प्राणी खतरा थे, लेकिन तब भी वह उनके रक्त का उपयोग नहीं कर पाई थी। सौभाग्य से भ्रष्ट होने से पहले कि मिस्टमेन लान का खून चारों ओर फैला हुआ था और वह उसका भरपूर इस्तेमाल कर सकती थी। उसने खून का इस तरह इस्तेमाल किया मानो वह सृष्टि के साथ खेलती हुई देवी हो। उसने लाल रंग की चमक से जगमगाते कई हथियारों का इस्तेमाल किया और उन्हें नियंत्रित करके भ्रष्ट मिस्टमेन लान पर चारों दिशाओं से हमला किया। भ्रष्ट धुंध से ग्रसित शेर ने धुंध में परिवर्तित होकर शारीरिक हमलों से अप्रभावित होने की अपनी सारी क्षमता खो दी थी, क्योंकि वह हमलों से बच नहीं सकता था। हालांकि वह हमलों से बच नहीं पा रहा था, फिर भी एक बात थी जिसके कारण सोलस्टिस को उस पर हमला करने में कठिनाई हो रही थी। उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए रक्त हथियार अम्लीय रक्त के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। लेविन क्लाउड ने ही सबसे अलग रूप धारण किया, क्योंकि उसका ये रूप उसके सामान्य रूप से भिन्न था। वन संरक्षक की क्षमता उसके आसपास के पौधों के प्रकार को ध्यान में रखती है। उसके शरीर ने धुंध भरे जंगल के पौधों का रूप धारण कर लिया। उसका पहले से ही डरावना दिखने वाला शरीर और भी भयावह हो गया। घनी झाड़ियों से बना उसका शरीर धुंध में बदल गया, जो ज्वालाओं जैसा प्रतीत हो रहा था। हरी रोशनी से जगमगाती उसकी आंखें गहरे बैंगनी रंग की हो गईं और उसके स्पर्श से हर वस्तु उसके इशारों पर झुकने लगी। उसके इस रूपांतरण पर पूरा जंगल शांत हो गया, और जो भी उसे देख पा रहे थे वे उसका आदर करने लगे। ऐसा लगता है कि एल्डरलेशी के रूप में अपने असली रूप में आने पर उसे पहले से अलग तरह की शक्ति प्राप्त हुई है। बस एक झटके में, जो धुंध हटने का नाम नहीं ले रही थी,
वह आसानी से छट गई। ये सोचते ही उसने तुरंत 100 मीटर के दायरे में धुंध को हटा दिया, जिससे भ्रष्ट धुंध वाले शेर की शक्ति कमजोर हो गई। भ्रष्ट धुंध वाले शेर के विकास के लिए आवश्यक धुंध को लेविन क्लाउड ने इस प्रकार अलग कर दिया मानो पूरे निषिद्ध क्षेत्र पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो। निषिद्ध क्षेत्र किसी के भी अधिकार में नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि मानदंड उपयुक्त हो तो अपवाद भी हो सकते हैं। लेविन क्लाउड इस मानदंड पर पूरी तरह खरा उतरता है क्योंकि उसके शरीर में जीवन और मृत्यु दोनों की ऊर्जा समाहित है। लेविन क्लाउड ने अपनी उंगली से इशारा किया और जो पेड़ निष्क्रिय थे उनसे अचानक लताएं निकली जिन्होंने भ्रष्ट धुंध वाले शेर को जकड़ लिया। ये शाखाएं उसकी जीवन मृत्यु ऊर्जा से मजबूत थीं, जिससे मैदान के उस ताकतवर शेर को भारी क्षति पहुंची। उसने लताओं पर अपने उपचार मंत्रों का प्रयोग भी किया, जिससे उस ताकतवर शेर की त्वचा को भी काफी नुकसान पहुंचा। क्रीपीसू ने भ्रष्ट राक्षस से निपटने के लिए अपने अस्थायी रूप से उन्नत किए गए अनडेड नाइट्स का इस्तेमाल किया। उसने भ्रष्ट मिस्ट मेन लान से निपटने के लिए भरपूर मृत्यु ऊर्जा का उपयोग किया, क्योंकि मृत्यु के देवता से आने वाली ऊर्जा अंधकार के देवताओं के लिए खतरनाक होती है। अनडेड नाइट्स में सबसे अच्छा डैमेज डीलर वूडू मैरी थी, क्योंकि उसकी गुड़िया ये सुनिश्चित करती हैं कि वे मैदान के बॉस को भारी नुकसान पहुंचाएंगी। जब किसी वूडू गुड़िया को लक्ष्य से जोड़ा जाता है तो उसकी कुछ सेहत गुड़िया में स्थानांतरित हो जाती है। वे राक्षस की सुरक्षा को भी अनदेखा कर देती हैं, जिससे वह एक आदर्श सहायक अनडेड बन जाती है। क्रीपीसू को अक्सर शक्तिशाली राक्षसों से निपटने में कठिनाई होती है, लेकिन वूडू मैरी उसकी इस कमजोरी को दूर कर देती है। वूडू डॉल बहुत असरदार हो सकती है, लेकिन इससे सारा ध्यान वूडू मैरी पर ही केंद्रित हो जाता है। जब मुख्य दुश्मन वूडू मैरी पर हमला करता है तो मम्मी और डॉन क्विक्सोट आगे बढ़कर दुश्मन को रोकते हैं। रॉबिन हुडी हवाई सहायता प्रदान करते हैं और साथ ही जरूरी डैमेज भी पहुंचाते हैं। एल्डर सेओ की नई शक्ति से लेस मिस्टेल्स ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि एल्डर सेओ में अपने आसपास के डार्क एल्व्स को भी हमलों के लिए धुंध का उपयोग करने के लिए प्रभावित करने की क्षमता है। अब एल्डर सेओ के साथ रहते हुए दोनों मिस्टेल्स अपने तीरों में धुंध का संचार कर सकते हैं। अंत में कोहरे के हट जाने के बाद उस पर हो रहे हमलों की बौछार को वह सहन नहीं कर सका। उसने एक बार फिर कोहरे को सोखने की कोशिश की, लेकिन लेविन क्लाउड ने भी उतनी ही जोरदार खींच लगाई ताकि उसका हमला नाकाम हो सके। लेविन क्लाउड और एल्डर सीओ दोनों को मिलकर ही उस कोहरे वाले शेर की शक्ति को नाकाम करना पड़ा। मैदान के सरगना को खत्म करने के लिए उन तीनों ने अपनी अंतिम क्षमताओं का इस्तेमाल किया। क्रीपीसू ने रेव ऑफ द अंडरवर्ल्ड नामक कौशल का प्रयोग किया, जिससे बैरन समेडी द्वारा शासित पाताल लोक से कई मरे हुए प्राणी मैदान के सरगनाओं को कुचलने के लिए निकल आए। सोलस्टाइस ने अपनी सैक्रिफाइस ब्लेड नामक क्षमता का उपयोग किया, जिससे उसका स्वास्थ्य 10% तक कम हो गया और उसने अपने द्वारा एकत्रित सभी रक्त संसाधनों का उपयोग करके एक शक्तिशाली हमला किया, जिसमें दुश्मन को खत्म करने की 50% संभावना थी। लेविन क्लाउड ने फॉरेस्ट गार्डियन स्किल के लिए अपने सेंटुरियन रूप में रूपांतरित हो गया। उसने भ्रष्ट मिस्ट मेन लान का सिर काट दिया, लेकिन शरीर अभी भी जीवित था। एल्डर सेओ ने अंतिम प्रहार किया। उसने आकाश की ओर एक तीर चलाया जो एक भंवर में बदल गया और आसपास के कुछ कोहरे को अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद वह भंवर विनाशकारी प्रकाश की एक किरण में बदल गया, जिसने भ्रष्ट धुंध वाले शेर के उत्पात मचाते हुए सिर कटे शरीर को नष्ट कर दिया। आखिरकार ये खत्म हो गया, क्रीपीसू ने कहा, क्योंकि अब वह एक देवता का पात्र होने के प्रभावों को महसूस कर रहा था। कम से कम तुम हिल डुल तो सकते हो, मैं तो मुश्किल से अपना शरीर हिला पा रहा हूं। मेरी शक्ति से राक्षस का वध न हो पाना ही मेरे लिए बहुत निराशाजनक है। 50% संभावना थी और फिर भी यह सक्रिय नहीं हुई। शायद बॉस राक्षसों के मामले में इसकी संभावना कम हो जाती है, सोलिस्टिस ने कहा। लेविन क्लाउड ने अपने असली रूप में रहते हुए गांव में छाए कोहरे को चीर दिया। उन्होंने एल्डर सीओ के साथ अपनी शक्ति को मिलाकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाया जो कमजोर राक्षसों को पीछे धकेल सकता है। अगर यह कवच टूट जाता है तो उन्हें प्रतिक्रिया मिलेगी, जिसका मतलब है कि अगर कोई नया कवच बनता है तो उन्हें लड़ाई के लिए तैयार होने का समय मिल जाएगा। कृपया मेरे साथ गुप्त कमरे के प्रवेश द्वार तक आइए, एल्डर सीओ ने कहा, क्योंकि अब उन्हें रास्ता पूरी तरह से याद आ गया था। उस गुप्त कमरे का रास्ता, जिसके बारे में केवल वही जानती है क्योंकि वह पूर्व संरक्षक का कमरा था। यह इतना गुप्त है कि केवल वही लोग इसके बारे में जानते हैं जिन पर पूर्व संरक्षक को पूरा भरोसा था। एल्डर सेओ के दिवंगत पिता भी इस स्थान से परिचित थे क्योंकि वे पूर्व संरक्षक के सहायक थे, जिससे वह भी पूर्व संरक्षक के करीब थी। ये कमरे का प्रवेश द्वार है, लेकिन मैं इसे खोलने का तरीका भूल गई हूँ।
एल्डर सेओ ने पेड़ के उस हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा जिस पर अजीबोगरीब नक्काशी थी। ये फेई भाषा में है। केवल वही लोग इसे खोल सकते हैं जो इस भाषा को जानते हैं। इसमें लिखा है, यहाँ मेरा हृदय है जिसे सभी देख सकते हैं। लेविन क्लाउड ने कहा और तभी अचानक उन चिन्हों से हरी रोशनी निकलने लगी। फिर उन निशानों ने लकड़ी की दीवार को लताओं में बदल दिया जो पीछे हटकर एक दरवाजे में तब्दील हो गई। एल्डर सीईओ को लेविन क्लाउड के लिए एक बार फिर से सम्मान महसूस हुआ, लेकिन असल में उन्होंने अल्फहाइम में भाषा का अध्ययन करते समय बनाए गए नोट्स का ही इस्तेमाल किया था। वे कमरे में नीचे गए और वहां बहुत सारे दस्तावेज बिखरे हुए देखे। धुंध के बौने तुरंत किंवदंतियों में वर्णित एल्विन राइडर से संबंधित दस्तावेजों की तलाश करने लगे, जबकि एल्डर सेओ ने पूर्व संरक्षक द्वारा छोड़ी गई गुप्त वसीयत को खोजने में अपना समय लगाया। लेविन क्लाउड को अचानक कमरे के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मानो वह उसे बुला रहा हो। यह एक ही समय में परिचित और अपरिचित दोनों लग रहा था। तभी एल्डर सेओ ने कहा कि उन्हें पूर्व संरक्षक की वसीयत मिल गई है। आखिरकार मुझे मिल ही गया, एल्डर सीईओ ने बेसबॉल के आकार का एक बीज दिखाते हुए कहा। बीज को देखते ही लेविन क्लाउड के चेहरे के भाव तुरंत ध्यान खींचने वाले थे। यह एक विशेष बीज है जिसे ड्रग्स या लेशीज के पुनर्जन्म का माध्यम कहा जा सकता है। यह ऐसा पुनर्जन्म नहीं है जिसमें मृत व्यक्ति पुनर्जीवित हो जाता है, बल्कि जब उसी जाति का कोई दूसरा व्यक्ति इसे बोता है तो उससे एक नई ड्रॉइड या लेशी उत्पन्न होती है। इसे एक प्रकार का प्रत्यारोपण भी कहा जा सकता है। ये प्रत्यारोपण तभी संभव है जब अप्सरा या अप्सरा कम से कम 1000 वर्ष की हो और वे इसे केवल एक बार ही कर सकती है। यही कारण है कि कुछ अप्सराओं या अप्सराओं के साथी न होने पर भी संतान होती है। क्या ये वही वसीयत है जिसके बारे में आप पिछले संरक्षक ने छोड़ी थी और जिसके बारे में आप इतना शोर मचा रहे हैं? लेविन क्लाउड ने पूछा। हाँ, संरक्षक ने कहा कि जब तक हम इसे लगाते रहेंगे और इसे भरपूर प्यार देते रहेंगे, ये हमें नई आशा प्रदान करेगा। एल्डर सीईओ, लेकिन लेविन क्लाउड को नहीं पता कि कोई गैरलेशी या ड्रॉइड इसे कैसे खिला सकता है। इसके लिए एक आवश्यक शर्त उनका रक्त है। यह महज एक इच्छाशक्ति नहीं है, बल्कि यह वह बीज है जो एक दिव्य देवी या परी के रूप में विकसित होगा। हालांकि इसे पूरी तरह खिलने के लिए सहायता की आवश्यकता होगी। लेविन क्लाउड के इस कथन को सुनकर बाकी लोग चौंक गए। यदि ऐसा है तो क्या आदरणीय संरक्षक हमारे अगले संरक्षक को तैयार करने में हमारी मदद कर सकते हैं? एल्डर सीईओ ने कहा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस बीज से उगने वाली लेशी या ड्रॉइड आपके दिवंगत संरक्षक से मिलती जुलती होगी। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इस बीज से उगने वाले जीव में आपके दिवंगत संरक्षक की यादें नहीं होंगी। इससे उत्पन्न होने वाले प्राणी को एक नई इकाई के रूप में मानना चाहिए और इसे पिछले संरक्षक के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। लेविन क्लाउड ने दृढ़ स्वर में कहा, क्योंकि वह गंभीर थे। मैं वादा करती हूँ, ये बच्चा वही है जिसे पिछले संरक्षक ने हमारे लिए छोड़ा है। हम इस बच्चे की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। एल्डर सेओ ने ये कहते हुए इच्छा जताई कि इस बीज से जो भी संरक्षक पैदा हो, उसे अपना पूरा जीवन अपने लिए मिले। वह पिछले संरक्षक के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हैं। अगर ऐसा है तो मैं खुशी से आपकी मदद करूंगा। लेविन क्लाउड ने उन्हें आश्वासन दिया। हमें दस्तावेज मिल गए, हालांकि ये एक ऐसी भाषा में लिखे हैं जिससे मैं परिचित नहीं हूं। क्रीपीसू ने एल्विन राइडर का लिखित इतिहास प्रस्तुत करते हुए कहा। ये हमारी पुरानी भाषा में लिखा है जिसका हम प्रयोग करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसे आप सभी को पढ़कर सुना सकती हूं, लेकिन सटीक अनुवाद की उम्मीद न करें क्योंकि हम अब इस भाषा का प्रयोग बहुत कम करते हैं। एल्डर सीईओ ने दस्तावेज लेते हुए और उसे लिखना शुरू करते हुए कहा। एक तीरंदाज जिसका तीर दूरी की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य को भेद देता है। वह अपने शरीर में ही कोहरे को धारण कर लेती है और उसे अपने शत्रुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। जिस कोहरे ने कभी उसके परिवार को परेशान किया था, अब वही कोहरा उन लोगों पर इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने उन्हें हानि पहुंचाने की इच्छा रखी थी। कहा जाता है कि मृत्यु की ऊर्जा से ग्रस्त, कलह उत्पन्न करने वाली यह धुंध उसके सबसे बड़े हथियार के रूप में काम करती है। उसने इसका उपयोग दूर से आए उन आक्रमणकारियों को नष्ट करने के लिए किया जो धुंध से भरे जंगल को नष्ट करना चाहते थे। सबसे पहले उसने ही अपने शक्तिशाली तीरों से उन्हें खदेड़ दिया था। उसने जंगल के बाहर से आए अनेक देवताओं के आह्वान को स्वीकार कर अपने लोगों की रक्षा करने का निश्चय किया। अंत में उसे उन्हीं लोगों ने धोखा दिया जिन्होंने उसकी सहायता मांगी थी, क्योंकि देवताओं के प्रकाश के पीछे एक अंधकार में पक्ष भी छिपा था।
हमारी आने वाली पीढ़ियों से जो इसे पढ़ रही हैं, मेरा निवेदन है कि उन प्राणियों पर विश्वास न करें जिन्हें मार्गदर्शक प्रकाश कहा जाता है। आपने राइडर ऑफ द साउथ से संबंधित छिपी हुई सामग्री को अनलॉक कर दिया है। आपको सर्वनाश के 4 घुड़सवारों से संबंधित सुराग का एक हिस्सा मिला है। आपने 4 भागों में से 2 भाग ढूंढ लिए हैं। ट्रेस को पूरा करने के लिए बाकी 2 भाग भी ढूंढें। फिर दस्तावेज के अक्षर सुनहरी रोशनी में चमक उठे और हवा में अंकित हो गए। अचानक उन तीनों को अपने संग्रह में दस्तावेज की एक प्रति मिल गई। वे खुशी से झूम उठे क्योंकि उन्होंने दक्षिण की ओर जाने का अपना मिशन पूरा कर लिया था। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगा, फिर भी उन्होंने थोड़े ही समय में सुराग का हिस्सा हासिल कर लिया। दस्तावेज पढ़ते ही एल्डरसेओ तुरंत समझ गए कि यहाँ जिस प्रकाश की बात हो रही है वह चर्च ऑफ लाइट है। इन्हीं लोगों ने उनके पूर्वज को अंधकार के देवताओं की शक्तियों से लड़ने के लिए भर्ती किया था, लेकिन अंत में इन्हीं लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया। ऐसा लगता है कि चर्च ऑफ लाइट के सदस्यों के प्रति उनकी दुश्मनी बेवजह नहीं है। अपनी जरूरत की चीजें और यहां तक कि सभी पठनीय दस्तावेज प्राप्त करने के बाद समूह गांव लौट आया। उनका लौटना आसान हो गया क्योंकि भ्रष्ट मिस्टमेन लान की मृत्यु ने उन राक्षसों को भी विचलित कर दिया था जो खंडहर बस्ती की ओर जाना चाहते थे। जब धुंध के बौने अपनी पहली बस्ती छोड़ने वाले थे तो उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वे जानते थे कि अब ये स्थान खंडहर हो चुका है, इसलिए वे यहां वापस नहीं लौट सकते। गुप्त कमरे में रखे सभी दस्तावेज भी वे अपने साथ ले आए। उन्होंने अपनी खंडहर बस्ती को अलविदा कहा क्योंकि वे जानते थे कि युवा धुंध के बौने इस खतरनाक स्थान पर कभी वापस नहीं रह पाएंगे। वे थके हुए चेहरों के साथ बस्ती में लौट आए क्योंकि उन्हें सतर्क रहने की भी आवश्यकता थी। फिर एल्डरसेओ ने लेविन क्लाउड को बीज भेंट किया और उन्हें बस्ती के केंद्र में ले गए। उस समय नष्ट हुआ विशाल वृक्ष वास्तव में दिवंगत संरक्षक का मूल शरीर है। ऐसा प्रतीत होता है कि बीज भी अपने माता पिता की तरह बस्ती के केंद्र में ही बोया जाना चाहता था। हे आदरणीय संरक्षक, हमें आप पर पूरा भरोसा है। हम आपसे एक बहुत बड़ी कृपा की विनती कर रहे हैं। कृपया याद रखें कि जब भी आप धुंध भरे जंगल में हो, हम धुंध के बौने आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। एल्डर सीईओ ने कहा, आपने मिस्ट एल्व्स का पूर्ण विश्वास प्राप्त कर लिया है। धुंध भरे जंगल में होने पर आप उनसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इमेज, धुंध भरे जंगल के अंदर रहते हुए आप एक समय में अधिकतम 100 धुंध कल्पित बौनों को जुटा सकते हैं। चिंता मत करो, हमारी प्रजाति भी घटती जा रही है, इसलिए मेरे पूर्वज भी प्रसन्न होंगे कि हमारी प्रजाति का एक और सदस्य जन्म लेगा। मैं अब प्रक्रिया शुरू करता हूँ। वन के रक्षक लेविन क्लाउड ने ये कहते हुए अपनी उस क्षमता को फिर से सक्रिय किया जिससे वह अपने असली रूप में बदल जाता है। धुंध के कल्पित बौने उनके बीच एकत्रित हो गए और लेविन क्लाउड के रूप को देखकर विस्मय में डूब गए। ये रूप उनके लिए उतना ही सुंदर और भयावह था जितना कि उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे दूसरी बार देखा था। फिर लेविन क्लाउड ने बीज उठाया और बड़ी सावधानी से जमीन खोदी, मानो वह सबसे कोमल प्राणी हो। जब गड्ढा पर्याप्त गहरा हो गया तो उसने बीज को धीरे से उसमें डाला और अपने सूंड जैसे दिखने वाले हिस्से को काट दिया। कटे हुए हिस्से से एक चमकीला हरा तरल पदार्थ निकला जो रस की तरह गाढ़ा था, लेकिन वास्तव में ये लेविन क्लाउड का खून था। उसके खून की कुछ बूंदें जमीन में भी समा गईं और बस्ती के चारों ओर फैले पूरे जंगल को एक सुंदर हरे रंग से जगमगा दिया। अफवाहों के मुताबिक वन रक्षकों का रक्त आसानी से जंगल को पुनर्जीवित कर सकता था या किसी बीमार जंगल को ठीक कर सकता था। विलो वृक्षों का जादू और भी प्रबल हो गया और वे स्वयं भी अधिक शक्तिशाली हो गए। लेविन क्लाउड की जीवन ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि बस्ती के भीतर उगने वाली घास और फूल बड़े और अधिक सुंदर हो गए। लेविन क्लाउड ने धीरे से अपने हाथों से छेद बंद कर दिया और सुनिश्चित किया कि बीज फिर से अंकुरित हो गया है। बस्ती में बसे जंगल में अचानक एक बेहद सुखद वातावरण छा गया, मानो वह किसी नए व्यक्ति का स्वागत कर रहा हो। जमीन अचानक कांप उठी और जिस जगह बीज बोया गया था वहां से एक छोटा सा पेड़ उग गया। वह छोटा पेड़ पहले तो केवल 1 मीटर ऊंचा था, लेकिन अचानक बढ़ता ही गया और अंत में कम से कम 3 मीटर ऊंचा हो गया। बीज से उगा वह पेड़ गुलाबी विलो के पेड़ जैसा दिखता था और गांव के चारों ओर मौजूद पेड़ों से मिलता जुलता था। पेड़ से कुछ पत्ते नीचे गिरे और उनसे एक मानवाकार बच्चा उत्पन्न हुआ। वह मानवाकार बच्ची 10 साल की एक छोटी बच्ची जैसी दिखती थी। वह उत्सुकता से अपने आसपास की दुनिया को देख रही थी और उसकी निगाहें लेविन क्लाउड पर टिक गईं। दादा, छोटी अप्सरा ने खुशी से चिल्लाया। दादा, छोटी अप्सरा ने खुशी से चिल्लाया। नन्ही अप्सरा की बात सुनकर सोलस्टाइस और क्रीपीसू तुरंत जोर से हंस पड़े।
एल्डर सेओ प्रशंसा से सिर हिला रहे थे क्योंकि नवजात संरक्षक की शक्ल लेविन क्लाउड से तो मिलती ही थी, साथ ही मिस एल्व्स के पूर्व संरक्षक से भी मिलती थी। बधाई हो, बड़े भाई अब पिता बन गए हैं। अच्छा हुआ मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं उसे ग्रुप में भेजूंगा। क्रीपी सू ने ग्रुप चैट में होने वाली संभावित प्रतिक्रिया के बारे में सोचकर खिलखिलाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मैं इतनी कम उम्र में ही मौसी बन गई हूं। भले ही यह वर्चुअल रियलिटी है, लेकिन आपको सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म देने के लिए बधाई। मैंने हमेशा सोचा था कि ऐसा सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं, लेकिन शायद मैंने नस्ल को ध्यान में नहीं रखा था। सोलिस्टिस ने कहा, लेकिन असल में वह अपनी हंसी भी रोक रही थी। दूसरी ओर लेविन क्लाउड शर्म से लाल हो चुका है। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक नन्हा सा अप्सरा बच्चा उसे पिता कहेगा। अब उसे समझ आ गया है कि अप्सरा और लेशी प्रजाति के बुजुर्गों ने उससे रक्तदान करते समय सावधानी बरतने के लिए क्यों कहा था। लेविन क्लाउड ने उस नन्ही अप्सरा को देखा और वह सचमुच उससे मिलती जुलती थी। ये चेहरे की समानता नहीं थी, बल्कि ऊर्जा की समानता थी, क्योंकि उसने अपने जैसी ही एक और प्राणी की रचना की थी जिसमें जीवन और मृत्यु की ऊर्जा समाहित थी। उसे निश्चित रूप से उसके रक्त से लाभ हुआ था, क्योंकि उसका रूप लेविन क्लाउड के मानवरूपी रूप से काफी मिलता जुलता था। उसकी त्वचा चमकीले हरे रंग की है और उसके बाल सूखे कांटेदार लताओं जैसे हैं। उसने सूखे टहनियों और रसीले पत्तों के मिश्रण से बने वस्त्र पहने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके चारों ओर धुंध भरे जंगल की धुंध छाई हुई है। मैं तुम्हारा दादा नहीं हूं, लेविन क्लाउड ने कहा जब उस छोटी अप्सरा ने गले लगने की गुहार लगाई। लेविन क्लाउड के मुंह से ये शब्द सुनकर वो लड़की तुरंत रोने लगी और लेविन क्लाउड घबरा गया। उसने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी बाहों से लड़की को उठाया और धीरे से उसे घुमाया। जब उसके छोटे भाई बहन अपनी मनचाही चीज न मिलने पर रोने लगते हैं, तो वह अक्सर यही तरीका अपनाता है। छोटी अप्सरा लड़की तुरंत शांत हो गई और सो गई। उसके चेहरे पर शांति का भाव था, क्योंकि लेविन क्लाउड की परिचित ऊर्जा ने उसे सुकून दिया था। लेविन क्लाउड ने उसे उसके असली शरीर यानी पेड़ के पास रख दिया और उसकी आकृति गायब हो गई। उसका प्रक्षेपित शरीर केवल प्राणियों के साथ संवाद करने की उसकी इच्छा का एक प्रकटीकरण मात्र था। नए संरक्षक की नियुक्ति देखकर सभी मिस एल्व्स बेहद खुश हैं। एल्डर सीओ ने उनसे अपने नए संरक्षक की रक्षा करने को कहा, क्योंकि यह उनके पिछले संरक्षक और उनके पास आए अतिथि संरक्षक की संतान है। आप रक्त के माध्यम से एक नव विकसित ड्रॉइड से जुड़ गए हैं। कृपया अपने वंशज का नाम बताएं। लेविन क्लाउड ये बात मानना नहीं चाहता, लेकिन वह नन्ही अप्सरा वास्तव में उसकी बेटी है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि खेल में उसका बच्चा होगा, जबकि वह अभी पूरी तरह से वयस्क भी नहीं हुआ है। अब वह बच्ची का नाम सोच रहा है, क्योंकि वंश के जरिए वह उससे जुड़ चुकी है। ड्रॉइड और लेशी का अपने बच्चों के प्रति गहरा लगाव होता है। उनमें माता पिता की भावना इतनी प्रबल होती है कि वे उनकी रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। यहां तक कि लेविन क्लाउड भी जब भी उस छोटी ड्रॉइड बच्ची को देखता है, तो मानो उसकी अंतरात्मा उसे उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। और उसकी बेहद प्यारी अदा भी इस लगाव को और बढ़ा देती है। लेविन क्लाउड की माता, जो कि अप्सरा मैकलिंग थी, का निधन हो चुका है, इसलिए उन्हें अपने माता पिता से गहरा जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। हालांकि उन्हें अल्फहेम की सभी वरिष्ठ अप्सराओं और लेशीज का स्नेह प्राप्त हुआ और उन्होंने उन्हें यह आश्वासन दिया कि वे कभी अकेले नहीं हैं। ड्राइड्स और लेशीज को जंगल की देखभाल करने का स्वाभाविक गुण प्राप्त होता है। जंगल ही उनका शरीर और जीवन है, बल्कि इसे उनका बच्चा भी कहा जा सकता है। अंततः लेविन क्लाउड को यह स्वीकार करना पड़ा कि अब वह खेल के भीतर एक और जीवन के लिए जिम्मेदार है। वह लौटने के बाद उस छोटी अप्सरा के शरीर का एक हिस्सा अल्फहेम में स्थानांतरित कर देगा। इसलिए भले ही मिस्ट एल्फ बस्ती नष्ट हो जाए, उसे अल्फहेम में पुनर्जीवित किया जा सकता है। जब वे आगे की कार्रवाई पर चर्चा कर रहे थे, तभी सोल्स्टिस ने ताली बजाकर उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। लगता है तुम आखिरकार हमारे पास लौट आए। क्या पिता बनने के सदमे ने तुम्हें इतना भ्रमित कर दिया था? सोलिस्टिस ने कहा। उसे रहने दो। मैंने तो अपने सख्त चाचा को भी अपने चचेरे भाई के जन्म के बाद एकदम नर्म पड़ते देखा है। शायद बच्चे के आने से कुछ तो बदल ही जाता है। वो मुस्कुराने भी लगे। क्रीपी सू ने धीरे से कहा, क्या आपने अपने बच्चे गार्जियन लेविन क्लाउड के लिए कोई नाम सोचा है? एल्डर सीईओ ने पूछा। मैं उसका नाम परसेफी रखूंगा। मैंने ये नाम पाताल लोक के देवताओं की पत्नियों में से एक, जीवन की देवी के नाम पर रखा है। मेरे रक्त के कारण उसमें जीवन और मृत्यु दोनों की ऊर्जा है, इसलिए उसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है, लेविन क्लाउड ने कहा।
आपने अपनी वंशज का नाम परसेफी रखा है। आपको मूल तक पहुंच प्राप्त हो गई है। अब आप उस स्थान की यात्रा कर सकते हैं जहां आपके वंशज ने जड़ें जमाई हैं, बशर्ते आप उसी दुनिया में हो जहां वे हैं। लेविन क्लाउड को इस तरह की क्षमता की उम्मीद नहीं थी क्योंकि यह टेलीपोर्टेशन के समान ही थी। उसे अचानक लगा कि बच्चे पैदा करना इधर उधर जाने का एक बढ़िया तरीका है, लेकिन जब उसने अपने सभी दोस्तों को उसे चिढ़ाते हुए देखा तो उसने यह विचार मन से निकाल दिया। परसेफी के जागने पर लेविन क्लाउड ने उसे अपना दिया हुआ नाम बताया और उसे वह नाम तुरंत पसंद आ गया। फिर एल्डर सीईओ ने उन्हें भी दूसरों की तरह ही एक मिशन सौंपा। उन्होंने उन्हें अपने पूर्वज की आत्मा को शाप से बचाने का मिशन दिया। यहां तक कि मिस एल्स को भी यह समझ आ गया कि उन्हें अपने पूर्वज को उस शापित रूप में कैद होने से बचाना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्वेस्ट अधिसूचना। मिशन का नाम, दक्षिण के एल्फ सवार को वापस कोहरे में लौटाएं। विवरण। एल्डर सीईओ चाहते हैं कि आप दक्षिण के एल्फ राइडर को शांति की ओर भेजें। सुनिश्चित करें कि वह वापस कोहरे में लौट आए, क्योंकि कोहरे के एल्फ मानते हैं कि मरने के बाद उनकी आत्माएं अपने वतन लौट जाती हैं। कठिनाई शर्त पूरी करें, प्लेग के घुड़सवार को हराने वाली छापेमारी टीम में शामिल हों और उसके मारे जाने तक जीवित रहें। विफलता की स्थिति। महामारी के घुड़सवार की पराजय से कोई संबंध न रखें। पुरस्कार, उपाधि कोहरे का उद्धारकर्ता और कोहरे के कल्पित बौनों के साथ अधिकतम आत्मीयता। विफलता, कोई नहीं। नोट, प्लेग के घुड़सवार के खिलाफ छापे में योगदान के आधार पर इस क्वेस्ट का इनाम बदला जा सकता है। ये क्वेस्ट साझा किया जा सकता है, लेकिन हर 10 लोगों के पास ये क्वेस्ट होने पर टाइटल का प्रभाव कम होता जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उन्हें उम्मीद के मुताबिक मिशन मिल गया और अब वे जाने के लिए तैयार हैं। परसेफी रोने लगी और उसे शांत होने में काफी समय लगा। लेविन क्लाउड को समझाना पड़ा कि उसे कुछ समय के लिए दूर रहना होगा, लेकिन जब भी संभव होगा वह उससे मिलने आएगा। उसकी अनुपस्थिति में एल्डर सेओ और मिस्ट एल्व्स उसकी देखभाल करेंगे। लेविन क्लाउड ने परसेफी के पेड़ से एक शाखा भी ले ली क्योंकि उसे अल्फहाइम में लगाना था। एक बार ऐसा हो जाने पर परसेफी अपनी इच्छा से अल्फहाइम आ जा सकेगी और अपने जैसे अन्य लोगों से मिल सकेगी। वह मिस्टी फॉरेस्ट की तुलना में वहां अधिक सुरक्षित भी रहेगी। यहां तक कि अगर एल्डर सेओ जाग भी जाए तो भी उसे यकीन नहीं है कि अगर मिस्टी फॉरेस्ट के सबसे गहरे हिस्सों में कोई अंधकार में देवता छिपा हुआ है तो वे उसे बचा पाएंगे या नहीं। लेविन क्लाउड ने समूह को धुंध भरे जंगल के बारे में भी बताया कि वे वहां क्या उम्मीद कर सकते हैं। देव ने भी कहा कि सब कुछ खत्म होने के बाद वह वहां जाना चाहता है। जंगल में छिपा हुआ एक अंधकार में देवता कोई सामान्य बात नहीं है और वहां की धुंध भी विचित्र है। अगर वह उस शक्ति को आत्मसात कर ले तो शायद वह अपनी धुंध को और भी शक्तिशाली बना ले। उनके पास इस बात को लेकर कुछ सिद्धांत हैं कि यह कोहरा कैसे आया, और देव ने तो यहां तक कह दिया कि शायद वहां पाताल लोक का द्वार खुला है। सबसे चर्चित चर्चा इस बात की है कि लेविन क्लाउड बालिग होने के तुरंत बाद पिता बन गया है। अब वे पूर्व की ओर गए लोगों के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। पेरिडॉट, लाइकन और काब्रकान ने अभी तक चैट में कुछ नहीं कहा है। दरअसल पश्चिम के राइडर के बारे में सुराग मिलने की बात कहने के कुछ दिनों बाद से ही वे पूरी तरह से चुप हैं। हो सकता है कि उन्हें किसी इंस्टेंस डंजन में भेज दिया गया हो। पेरिडॉट, काब्रकान और लाइकन युद्ध के घुड़सवार के बारे में सुराग इकट्ठा करने के लिए पूर्वी महाद्वीप की ओर रवाना हुए। पूर्वी महाद्वीप में लगभग कोई भी ऐसा कबीला नहीं है जिसके पास साथी के रूप में वाहन हो, क्योंकि लोग दूसरों के साथ विकास करने की बजाय स्वयं को ही विकसित करना पसंद करते हैं। पेरिडॉट को अपने गुरु के पास लौटकर उनसे उस कबीले के बारे में विस्तार से पूछना पड़ा जो घोड़ों पर सवार होते थे। उसके गुरु ने उसे बताया कि उस समय एक ऐसा कबीला था जो राक्षसी जीवों के साथ साधना करता था। उस कबीले का सफाया हो गया क्योंकि उनके पूर्वज युद्ध के घुड़सवार में परिवर्तित हो गए थे। पूर्वी कबीलों को डर था कि उनकी जगह कोई और कबीला उठ खड़ा होगा, इसलिए उनका सफाया हो गया। असल में वे सिर्फ अपने कबीले की शक्ति से डरते थे। इस कबीले को राक्षसी जीव कबीला कहा जाता था क्योंकि वे जन्म से ही राक्षसी जीवों के साथ साधना करते थे। एक तरह से कहें तो वे अपने राक्षसी जीव साथी के साथ ही पैदा होते थे। ऐसा कहा जाता है कि दानवी पशुकुल के प्रत्येक सदस्य का अपने साथी पशुओं के साथ गहरा संबंध होता है, जिसके कारण साथ मिलकर काम करने पर उनकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। इस कुल के सबसे गौरवशाली योद्धा का नाम गुवान फू था और वे अपने अद्वितीय योद्धा घोड़े की सवारी में माहिर थे। वे सर्वश्रेष्ठ सेनापति थे और अपने कुल के ग्रैंडमास्टर के भतीजे भी थे।
अद्वितीय योद्धा अश्व अन्य कुलों के लिए भी तत्काल खतरा बन गया, क्योंकि जब वे एक साथ मिलकर काम करते थे तो वह अत्यंत शक्तिशाली हो जाता था। इसने राक्षसी पशु कुल को भी शीर्ष कुलों में स्थान दिला दिया, क्योंकि उनका साथी पशु उन्हीं के समान साधना स्तर का था। यही कारण है कि गुवानफू और उनका अद्वितीय योद्धा अश्व अंधकार के देवताओं को खदेड़ने के लिए पूर्व के प्रतिनिधि बन गए। असल में उनका कबीला तो पहले ही खत्म हो चुका है और अब हमें पता ही नहीं कि उनके रिकॉर्ड के निशान कहाँ हैं। लाइकन बड़बड़ाया, क्योंकि उसे बिना किसी सुराग के खोजबीन करना पसंद नहीं था। हम अभी भी सुराग ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि उनका पूर्व संप्रदाय कहाँ स्थित है। यह अब एक निश्चित क्षेत्र में है जिसे जानवरों का अड्डा कहा जाता है, जो पूर्वी महाद्वीप में एक विशेष स्थान है। पेरिडॉट ने नक्शा निकालते हुए और पूर्वी महाद्वीप के उत्तर पूर्व के पास एक स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे जानवरों का अड्डा क्यों कहा जाता है? काब्राकन ने पूछा, क्योंकि उसने उस निश्चित क्षेत्र के बारे में पहली बार सुना था। यह एक निश्चित क्षेत्र है, लेकिन साथ ही एक इंस्टेंस डंजन जैसा भी है, क्योंकि वहां टेलीपोर्ट होने के लिए एक एरे की आवश्यकता होती है। यह एरे कुनलुन के 3 महान परिवारों के स्वामित्व में है और उसमें प्रवेश करने के लिए उनकी अनुमति आवश्यक है। मैंने इसमें प्रवेश नहीं किया है क्योंकि यह प्रतिबंधित है, लेकिन वे कहते हैं कि यह खतरनाक जानवरों से भरी एक अलग ही दुनिया है। यह एक गुप्त आयाम की तरह है जहां शक्तिशाली जीव घूमते हैं और कुछ खजानों की रक्षा भी करते हैं। ये खतरों और अवसरों से भरा एक ऐसा स्थान है जहां पूर्वी महाद्वीप के कई शक्तिशाली कबीले प्रवेश करना चाहते हैं। पेरिडॉट ने निषिद्ध क्षेत्र का बुनियादी विवरण देते हुए यह बात कही। रुको, वास्तविक दुनिया में स्थित कोई जगह पॉकेट डायमेंशन में कैसे फंस गई? लाइकन ने पूछा, क्योंकि वह समय और स्थान की इन विचित्रताओं से अपरिचित था। किंवदंती कहती है कि राक्षसी पशु कबीले के महान गुरु के पास एक ऐसा ग्रंथ था जो सब कुछ निगल सकता था। अपनी अंतिम सांस लेते हुए उन्होंने ग्रंथ को फाड़ दिया और एक विशाल ब्लैक होल का आह्वान किया जिसने आसपास की हर चीज को अपने में समा लिया। केवल एक चीज बची है, वह है संरचना सरणी, जिसे पूर्वी कबीलों को समझने में दशकों लग गए। जब उन्होंने इसे समझा तो वे एक ऐसे गुप्त आयाम में प्रवेश करने में सक्षम हुए जो खजानों और राक्षसों से भरा हुआ था। उस क्षेत्र के आसपास मौजूद सामान्य राक्षस श्रेष्ठ प्रजाति बन गए और जब वे उस गुप्त आयाम से बाहर निकले तो उन्होंने इसका प्रमाण भी साथ लाया। पेरिडॉट ने बताया, तो फिर हमें बस उस एरे में प्रवेश करने का अधिकार चाहिए, है ना? काब्राकन ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, मैं आप लोगों के साथ आराम से अंदर जा सकती हूँ, क्योंकि रयुजन महीने में कम से कम एक बार ही अंदर जा सकते हैं। वे बहुत कम ही अंदर जाते हैं, इसलिए मैं भी उनके साथ प्रवेश पास का इस्तेमाल कर सकती हूँ। पेरिडॉट ने मोक्षा को बुलाते हुए कहा। तीनों मोक्ष पर सवार होकर बिना किसी खास परेशानी के निषिद्ध क्षेत्र में पहुंच गए, क्योंकि रयुजन राजकुमारी को रोकने की हिम्मत किसी की नहीं थी। उड़ने वाली तलवारों पर सवार एनपीसी भी उनके लिए रास्ता बना रहे थे, क्योंकि वे रयुजन राजकुमारी के शानदार वाहन के बारे में जानते थे। वे आराधनालय के स्थान पर पहुंचे जहां पहरेदारों ने उनका स्वागत किया। स्वागत है, लेडी पेरिडोट। आपके महान स्वामी ने हमें पहले ही आपके आगमन की सूचना दे दी है। क्या आपको अंदर तक साथ ले जाने की आवश्यकता है? गार्डो ने जोश से कहा, क्योंकि रयुजन राजकुमारी का आशीर्वाद पाना हर किसी की चाहत होती है। पेरिडॉट का आशीर्वाद पाना उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रयुजन परिवार उपहार देने में माहिर है। वे अपने जीवन को बदलने के लिए इस सुनहरे अवसर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि पेरिडॉट उनके दरवाजे पर दस्तक देगी। कोई जरूरत नहीं, लेकिन प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। मैं और मेरे साथी बस उस निश्चित क्षेत्र को देखना चाहते थे, क्योंकि मुझे उसके बारे में जानने की उत्सुकता थी। पेरिडॉट ने कहा। जब रयुजन राजकुमारी ने कहा कि वह निषिद्ध क्षेत्र में बस टहलना चाहती है, तो किले की रखवाली कर रहे सैनिकों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह सचमुच उतनी ही बिगड़ी हुई है जितना उन्होंने कहा था, और उसके पास अपनी सुरक्षा के लिए खजाने भी होंगे, अन्यथा उसे खतरनाक राक्षसों की गुफा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती। जैसा आप चाहें, महारानी जी। अब हम सरनी को सक्रिय करेंगे। हम आपको अंदर सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि आप दृश्य का आनंद लें। मुख्य रक्षक ने तीनों को सरनी तक ले जाते हुए कहा। पेरिडॉट ने मुख्य रक्षक को उसकी विनम्रता के लिए एक वंडर फ्रूट भेंट किया। मुख्य रक्षक ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और अन्य सैनिकों को ईर्ष्या महसूस करवाई। जब सरनी को सक्रिय करने वाले तो हम ही हैं, तो उसे इनाम क्यों मिलता है? सैनिकों में से एक ने फुसफुसाते हुए कहा। सावधान रहो, वरना कमांडर सुन लेगा। तुम्हें सजा मिल सकती है, लेकिन तुम सही हो।
वह चमत्कारी फल 5 साल की साधना के बराबर है और उसने उससे यूं ही दे दिया। अमीर बच्चे सच में अलग होते हैं और वो तो अफवाहों के मुताबिक बिगड़ी हुई है। काश मुझे भी उसके खाने के कुछ टुकड़े मिल जाएं। मुझे यकीन है कि उससे मुझे 1 महीने की साधना मिल जाएगी। दूसरे सैनिक ने कहा। तीनों उस घेरे के अंदर चले गए और सैनिकों ने उसे पूरी तरह सक्रिय कर दिया। प्रकाश ने उनके शरीर को घेर लिया और वे उसमें समा गए। कुछ ही सेकंड बाद उन्हें लगा कि उनके शरीर किसी दूसरे आयाम में चले गए हैं, और यह ठीक वैसा ही अनुभव था जैसा देव द्वारा उन पर टेलीपोर्टेशन का प्रयोग करने पर होता है। फिर वे तीनों आकाश से नीचे आते हुए प्रकाश के एक स्तंभ में प्रकट हुए। उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि वे एक अलग ही आयाम में हैं, क्योंकि इस दुनिया में 3 सूर्य हैं। तीनों ने तुरंत अपनी रणनीति पर चर्चा की, क्योंकि वे यहाँ राक्षसों से लड़ने नहीं बल्कि दानवी पशु वंश के निशान खोजने आए थे। तुम राक्षसों की मांद में प्रवेश कर चुके हो। इस निश्चित क्षेत्र के अंदर होने पर आप चैट फंक्शन का उपयोग नहीं कर सकते। जानवरों के अड्डे के अंदर से उठाए गए सभी खजाने मृत्यु के बाद गिर जाएंगे, लेकिन प्रवेश से पहले अंदर मौजूद वस्तुएं नहीं गिरेंगी। यदि आप मर जाते हैं तो आप जानवरों के अड्डे में अर्जित सभी अनुभव अंक खो देंगे। यहां मरने पर कोई दंड नहीं मिलेगा और आपको सीधे कालकोठरी से बाहर ले जाया जाएगा। आपको इस स्थान से बाहर निकाले जाने या बाहर निकलने के बाद ही आप महीने में केवल 1 बार प्रवेश कर सकते हैं। तुमने यहां जो करने वाले थे उसके बारे में झूठ क्यों बोला? काब्राकन ने पूछा। मेरे गुरु ने कहा था कि पूर्वी महाद्वीप में राक्षसी पशु वंश से संबंधित मामलों पर वर्जित है। यहाँ तक कि उनकी साधना की वे नियमावलियां भी जला दी गई हैं जिनमें राक्षसी पशुओं के साथ उनकी आभा का आदान प्रदान होता था। उनके सभी उपदेश नष्ट हो चुके हैं। यही कारण है कि पूर्वी महाद्वीप में पशुओं का पालन पोषण उतना प्रचलित नहीं है। पेरिडॉट ने यह बात तब कही जब पूर्वी महाद्वीप में वाहनधारी लोग मुश्किल से ही दिखाई देते थे। मैं समझ गया। अच्छा हुआ कि आपने हमें ये बात नहीं बताई, वरना हम आसानी से चुप नहीं रह पाते। लाइकन ने कहा। मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन उसने मुझे इसके बारे में बताया था, काब्राकन ने कहा और पेरिडॉट द्वारा बताए गए क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने लगा। अपने से छोटे बच्चों को देखकर लाइकन अवाक रह गया और कुछ बोल नहीं पाया। उसने ये सुनिश्चित किया कि यह बात दूसरों को पता न चले, वरना सब उस पर हंसेंगे। इस कालकोठरी में चैट बंद होना अच्छी बात थी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होगा कि काश यहाँ चैट की सुविधा होती। द डैन ऑफ बीस्ट्स अपने नाम के अनुरूप ही है, क्योंकि तीनों को यहाँ कई ऐसे जीव जंतुओं का सामना करना पड़ा है जो मुख्य दुनिया में नहीं पाए जाते। उन्हें इन राक्षसों से लड़ने का तरीका नहीं पता, लेकिन उन्होंने लड़ने के बजाय उनसे बचने का फैसला किया, क्योंकि सबसे निचला स्तर 280 है। वे उस स्तर के राक्षसों से लड़ तो सकते थे, लेकिन इसमें उनका कीमती समय बर्बाद हो जाता। पेरिडॉट ने उन्हें कोहरे में ढक लिया ताकि उनकी आकृति न केवल राक्षसों से बल्कि निश्चित क्षेत्र में मौजूद अन्य लोगों से भी छिपी रहे। पेरिडॉट ने ऐसी कहानियां सुनी हैं जिनमें लोग खजाने की लालसा में एक दूसरे को मार डालते हैं। पूर्वी महाद्वीप में भी ऐसा ही व्यवहार आम है, जहां शक्ति का ही बोलबाला है। पूर्वी महाद्वीप में नियम कानून बहुत कम है, लेकिन चारों दिव्य जीव उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करते हैं ताकि पूरी आबादी का सफाया न हो जाए। पूर्वी महाद्वीप के सबसे प्रमुख नियमों में से एक ये है कि अमर बनने की साधना करने वालों को आम लोगों को नहीं छूना चाहिए। एक समय की बात है, एक अमर प्राणी ने सोचा कि वह सर्वोच्च शासन कर सकता है और उसने एक छोटे से राज्य के नगर अधिकारी की हत्या करने का निर्णय लिया। इससे दिव्य पशु क्रोधित हो गए और उन चारों ने मिलकर उस उपद्रवी अमर प्राणी को मार डाला। अगला महत्वपूर्ण नियम ये है कि संप्रदायों को आपस में युद्ध नहीं करना चाहिए, जब तक कि उनके क्षेत्रों में रहने वाले सभी आम नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर न पहुंचा दिया जाए। यदि वे युद्ध करना चाहते हैं तो खुलेआम लड़ने के बजाय आपसी दुश्मनी निपटाने के लिए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित की जानी चाहिए। साधकों के बीच होने वाली लड़ाइयों से अक्सर उस स्थान का स्वरूप बदल जाता है, जिससे दिव्य जीवों का क्रोध भड़क उठता है। अंततः पूर्वी महाद्वीप में देखी जाने वाली शांति का निर्धारण दिव्य प्राणियों द्वारा किया जाता है, जिन पर जनता का विश्वास है। यही कारण है कि दिव्य प्राणी आम नागरिकों को आश्रय देते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति उन्हीं से प्राप्त होती है। यहाँ तक कि साधक भी इस बात से अवगत थे, इसलिए कुछ लोगों ने कथित तौर पर उस समय सभी गैर साधकों को मारने का प्रयास किया था, लेकिन पूरा पूर्वी महाद्वीप लगातार विपत्तियों से घिरा हुआ था। इससे 4 दिव्य जीव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का इतना प्रदर्शन किया कि उन्होंने उस समय के सभी शक्तिशाली साधकों को मार डाला। अंततः साधकों को इन नियमों का पालन करना ही पड़ता है, जो उनके स्वभाव के विपरीत है।
साधक स्वर्ग के विरुद्ध जाने का विरोध करते हैं, इसीलिए वे दिव्य प्राणियों को उतना पसंद नहीं करते। यही कारण है कि जब आप 4 दिव्य प्राणियों के क्षेत्र में होते हैं तो कम साधक दिखाई देते हैं। पेरेडॉट ने समझाया, तुम्हारी परिभाषा के अनुसार हम एक ऐसे क्षेत्र में आ गए हैं जहां लोग अपना क्रोध निकाल सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां साधक अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। लाइकेन ने कहा, क्योंकि पेरेडॉट की व्याख्या से उसे यही समझ आया था। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन जब तक हम किसी खजाने से नहीं भिड़ते तब तक हम पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। हमें बस पूरब के घुड़सवार या युद्ध के घुड़सवार के बारे में जानकारी चाहिए, पेरेडॉट ने कहा और समूह को जानवरों की मांद में और अंदर ले गई। उनका सामना कई ऐसे जीवों से हुआ जिन्हें एक तरह से पौराणिक कहा जा सकता है, क्योंकि वे पूर्व में प्रचलित राक्षस हैं। उन्होंने मुख्य रूप से ऐसे राक्षस देखे जो देखने में विचित्र थे लेकिन बेहद शक्तिशाली थे। यहां तक कि 6 पैरों और बिना चेहरे वाला प्यारा दिखने वाला पंखों वाला राक्षस भी 290 स्तर का शक्तिशाली जीव है। ऐसी जगह पर वे लापरवाही नहीं कर सकते, अन्यथा वे आसानी से मारे जाएंगे। वे बिना कुछ हासिल किए असमय मरना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें प्रवेश करने में 1 और महीना लग जाएगा, जो पहले से ही बहुत लंबा समय है। बर्बाद कबीले का मलबा जानवरों की मांद के मध्य क्षेत्र में पाया जा सकता है, लेकिन ये भी एक अजीब जगह है। यह एक अजीब जगह इसलिए है क्योंकि मनुष्य और जानवर दोनों ही इससे दूर रहते हैं। किसान इससे दूर रहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह शुभ है और इससे उनके कुल का विनाश हो सकता है। ये भी कहा जाता है कि उस स्थान से सभी मूल्यवान वस्तुएं पहले ही ले ली गई हैं। यहां तक कि गुप्त भंडारों पर भी राक्षसी पशुकुल पर हमला करने वालों ने छापा मारा था। जानवर इससे दूर रहते हैं क्योंकि यह ताओबू नामक खूंखार जानवर का अड्डा बन गया है, जो जानवरों की मांद में रहता है। यहां तक कि जानवरों की मांद के भीतरी हिस्सों के जानवर भी इससे बचते हैं क्योंकि यह उस क्षेत्र में घूमने वाली 4 बुराइयों में से एक है। राक्षसों के अड्डे के अंदर 4 ऐसे राक्षस हैं जिनसे हर कीमत पर बचना चाहिए, क्योंकि उनसे लड़ना व्यर्थ है। ये ऐसे दानव हैं जो मारे जाने पर भी मरते नहीं, बल्कि एक निश्चित समय के बाद फिर से प्रकट हो जाते हैं। साधक इन्हें 4 बुराइयां कहते हैं, लेकिन खिलाड़ी इन्हें फील्ड बॉस कहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि ये पूरे राक्षस अड्डे में घूमते रहते हैं और इनका कोई निश्चित स्थान नहीं है। इन 4 प्रमुख प्राणियों को हुंडुन, ताओटी, क्योंकी और ताओवो कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक का रूप बाकी राक्षसों से बिल्कुल अलग है। यदि राक्षसों के शरीर में सामंजस्य है क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से जानवर हैं, तो ये चारों दुष्ट प्राणी उनसे भिन्न हैं क्योंकि वे द्वेष और अराजकता के प्रतीक हैं। ताओवो एक विशालकाय कुत्ते जैसा जानवर है जिसने कभी चीन के पश्चिमी क्षेत्रों में आतंक मचा रखा था। इसका चेहरा मनुष्य जैसा है और होठों से 2 जंगली सुअर के दांत निकले हुए हैं। यह एक अभिमानी और हठी जानवर है जो जंगल में बेतहाशा उत्पात मचाता है और अपने रास्ते में आने वाले हर प्राणी से जानलेवा लड़ाई लड़ता है। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि जब आप इनका सामना करते हैं तो ये चारों आपकी शक्ति के बराबर हो जाते हैं। ये ऐसे फील्ड बॉस हैं जो अपने सामने आने वाले प्रतिद्वंद्वियों के अनुसार अपना स्तर बदलते रहते हैं, इसीलिए इन्हें सेना से खत्म करना व्यर्थ है। इन्हें मारना भी बेकार है क्योंकि ये तुरंत दोबारा प्रकट हो जाते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह यहाँ होगा, लेकिन लगता है कि इस समय हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं है। शायद मुझे देव को रुमाल से रगड़ देना चाहिए था ताकि उसका कुछ भाग्य हम पर भी लग जाए। पेरेडॉट ने राक्षसी जानवर कबीले की खंडहर हो चुकी इमारत को देखते हुए कहा। राक्षसों के मामले में देव की किस्मत अच्छी नहीं है क्योंकि उसका सामना हमेशा कहीं अधिक शक्तिशाली राक्षसों से होता है। शायद उसकी किस्मत हम पर भी असर डाल गई है और हमें एक शक्तिशाली दुश्मन मिल गया है। किसी बड़े दुश्मन को ढूंढना आसान नहीं होता और वह तो सो रहा है, इसलिए अगर हम पहले हमला करें तो शायद हमारे पास मौका हो, काब्राकन ने कहा। राक्षस की किस्मत वाली बात में तुम सही हो, शायद उसने हम पर असर डाला हो, पेरेडॉट ने अचानक बुदबुदाते हुए कहा, क्योंकि वह ताओवो को दरकिनार करने का एक तरीका सोच रही थी। मुझे लगता है कि इसे बदकिस्मती कहना चाहिए क्योंकि हम इसे हरा नहीं सकते। फील्ड बॉस और डंजन बॉस अलग अलग होते हैं क्योंकि वे इलाके से बंधे नहीं होते। खासकर ऊंचे लेवल पर फील्ड बॉस खिलाड़ियों को मारने के लिए अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करने में और भी ज्यादा चालाक होते हैं। यहां तक कि रैंकर्स भी 200 लेवल पार करने के बाद फील्ड बॉस को आसानी से हराने की हिम्मत नहीं करते, लाइकेन ने कहा। हमारा मतलब असल में आइटम ड्रॉप्स से है क्योंकि यह एक फील्ड बॉस है। यह एक ऐसा राक्षस है जो हर बार मारे जाने पर दोबारा पैदा हो जाता है और रिकॉर्ड के अनुसार इसे 1000 साल के अंतराल में कई बार मारा जा चुका है।
हर बार जब चारों बुराइयां मारी जाती हैं तो वे अपनी गलती से सीखती हैं। यही कारण है कि इस पीढ़ी में कोई भी बिना तैयारी के उन्हें नहीं मार सका। उनसे मुकाबला करने के लिए सेना लाना भी बेकार है क्योंकि वे जवाब में और भी मजबूत हो जाएंगे, इसीलिए नौसिखियों को उनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है। शायद हम इंतजार करें और हो सकता है कि कुछ दिनों बाद वे अपनी जगह छोड़ दें, पेरिडॉट ने कहा, जिस पर बाकी दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। बाकी दोनों इस बात पर सहमत हो गए कि उन्हें इंतजार करना होगा, लेकिन ताओवू लगातार 2 दिनों तक अपनी सोने की मुद्रा से नहीं हिला। इस समय वह आलस्य की पराकाष्ठा था जो उसके वर्णन में बताई गई उसकी जंगली प्रकृति के बिल्कुल विपरीत था। पेरिडॉट ने भी अपने कोहरे के भीतर खंडहरों के पास जाने की कोशिश की, लेकिन ताओवू अचानक जाग जाते थे। ताओवू के जागने के कारण पेरिडॉट को हर बार पीछे हटना पड़ता था, लेकिन अब यह इतनी बार हो चुका है कि इसे संयोग नहीं माना जा सकता। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मैदान का मुखिया वास्तव में उनके अस्तित्व से अवगत है और उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैं उस बदसूरत प्राणी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उसे खुद मार डालूंगी, पेरिडॉट ने कहा और लगभग ताओवू पर हमला करने के लिए उछल पड़ी, लेकिन बाकी दोनों ने उसे रोक लिया। ये स्पष्ट रूप से उन खंडहरों के अंदर किसी चीज की रक्षा कर रहा है, वरना ये हमारे सामने सोने का नाटक नहीं करता। खंडहरों के अंदर कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे पूर्वी घुड़सवार के बारे में जानकारी मिल सके। क्या ताओवू हमेशा इसी क्षेत्र में रहता था? लाइकेन ने पूछा। बिल्कुल नहीं। घर में मौजूद रिकॉर्ड से तो यही लगता है कि यह इलाका हमेशा 4 शैतानों में से कम एक का अस्थायी क्षेत्र रहा होगा। मैंने सबूतों को पहले क्यों नहीं जोड़ा? मुझे लगा था कि यह महज एक यांत्रिक घटना है, लेकिन लगता है कि 4 शैतान किसी न किसी कारण से राक्षसी जीव कबीले से जुड़े हुए हैं। ये राक्षसी दानव वंश ही था जिसने इस गुप्त आयाम का निर्माण किया। क्या पता 4 बुराइयां ही इस आयाम की असली रखवाली कर रही हों। इससे यह बात समझ में आती है कि मरने पर वे ही एकमात्र ऐसे राक्षस क्यों हैं जो दोबारा जीवित हो जाते हैं और दुश्मनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनकी शक्ति भी बढ़ती जाती है, पेरिडॉट ने बुदबुदाते हुए कहा। हो सकता है इसका संबंध उस स्क्रॉल से हो जिसका इस्तेमाल राक्षसी पशु कबीले के मरते हुए ग्रैंडमास्टर ने किया था। क्या आप जानते हैं कि स्क्रॉल के अंदर की चीजों की उत्पत्ति क्या है? काब्राकन ने आगे कहा। मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी गुरु को भी उस पांडुलिपि के बारे में नहीं पता, क्योंकि उन्होंने राक्षसी पशु कबीले को वश में करने में भाग नहीं लिया था। यहाँ तक कि उपस्थित लोगों को भी उस पांडुलिपि की उत्पत्ति का पता नहीं है, क्योंकि यह कबीले के गुप्त खजानों में से एक है। पूर्वी महाद्वीप के प्रत्येक कबीले के पास एक ऐसी पांडुलिपि होती है जो उनकी रक्षा कर सकती है या अन्य कबीलों को धमका सकती है, पेरिडॉट ने कहा। तो फिर हमारे पास जबरदस्ती आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। चूंकि हम तीनों ही इससे लड़ेंगे, इसलिए ये 290 स्तर का फील्ड बॉस ही रहेगा। समस्या सिर्फ यह है कि कहीं लड़ाई प्रतिबंधित क्षेत्र में मौजूद अन्य लोगों को आकर्षित न कर ले। अगर लड़ते लड़ते यह और ताकतवर हो गया तो निस्संदेह ये हमें आसानी से मार डालेगा। हम एक और महीना इंतजार नहीं कर सकते। सर्वनाश के घुड़सवारों में से प्रत्येक जितना अधिक समय तक दुनिया में रहते हैं, उतना ही अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। यहाँ तक कि अन्य गिल्ड जिन्होंने उन पर हमला करने की कोशिश की है, उन्होंने भी हर हमले के साथ अंतर महसूस किया है, क्योंकि हर हमला पिछले हमले से अधिक कठिन होता जा रहा है। लाइकेन ने ये कहते हुए सर्वनाश के 4 घुड़सवारों से संबंधित हमलों को देखना शुरू कर दिया, जो उसका खाली समय बिताने का तरीका था। मैं भी इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ। अगर आप उन वीडियो को देखें जो इन छापों के बारे में हैं, तो वे छोटे होने के बजाय लंबे होते जा रहे हैं। अगर हम आखिरी दिनों में उन पर छापा मारते हैं तो यह मुसीबत खड़ी कर सकता है। उस समय प्रलय के चारों घुड़सवार लगभग अजेय हो जाएंगे, काब्राकन ने आगे कहा, क्योंकि वह भी ये सब देख रहा था। मुझे लगता है कि हमारे पास इससे सीधे मुकाबला करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो चलिए मैं अपना रूप बदल लेता हूं, क्योंकि हमें इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। हम रात होने का इंतजार करेंगे, क्योंकि दिन के समय में उतना शक्तिशाली नहीं रहता, लाइकेन ने कहा, जबकि आकाश में तीनों सूर्य अभी भी चमक रहे थे। वह रात में ही राक्षस पर हमला करना चाहता है, क्योंकि उस समय उसकी शक्ति चरम पर होती है। मुझे भी तैयारी करनी चाहिए। मैं उस शर्मिंदगी को बर्दाश्त नहीं करूंगी जो ये बदसूरत राक्षस पिछले कुछ दिनों से मुझे दे रहा है, पेरिडॉट ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने भंडार से 6 क्रिस्टल निकाले।